बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जनाब नया दिन है, बड़ा भरपूर दिन है और एक नया शो लेकर जनाब हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। और मौसम तो खुशगवार है ही जनाब वाला, और जिस तरह से आप जानते हैं कि अब सर्दी का अच्छा खासा एहसास होना शुरू हो चुका है जनाब, और गीजर्स की भी ज़रूरत जो है वो महसूस होना शुरू हो गई है। हीटर की अभी नहीं हुई, कहते हैं कि खवातीन को सर्दी ज्यादा लगती है, ये बात ठीक है? नहीं, खवातीन को क्यों सर्दी ज्यादा, क्यों खवातीन इतनी कमजोर है, सर्दी ज्यादा लगे बिल्कुल लेकिन ज्यादा महसूस करती है। लेकिन यस, जैसे कि कल हमने जाना कि अगर आपके इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब है तो आपको सर्दी ज्यादा महसूस होगी, गर्मी भी ज्यादा महसूस होगी। और जैसे कि आगाज में कुछ लोगों को बुखार, नज़ला, खांसी, जुकाम शुरू हो जाता है, तो यस मुझे ये जरूर आइडिया हो चुका है कि मेरा इम्यून सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि असरात जो है सर्दी के नजर आना शुरू हो चुके हैं, नज़ला, खांसी थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है। चलें जी, ये तो हमने आपको हाल हवाल बता दिया, नाम से आप वाकिफ हैं। अगर कुछ लोग नहीं वाकिफ जिन्होंने हमें आज ही ज्वाइन किया, तो जनाब मैं हूं ज़हर मलिक, प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी माहम जाहिद। प्रोग्राम की हाईलाइट्स की अगर हम बात करें तो जनाब सबसे पहले हम आलमी मंजरनामे पर नजर डालेंगे, मुल्की सियासत पर भी बात होगी, और जनाब सेहत का सेगमेंट तो आपको पता है कि वो तो लाजमी जुज़्व है, उसको भी हम शामिल करेंगे। और नेचुरोपैथी एक्सपर्ट हमें साथ मौजूद होंगे, में ज्वाइन करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे। ये बताएंगे कि चाय पीनी चाहिए, कॉफी पीनी चाहिए नहीं, क्योंकि आज हमारे पास आपने आज इसलिए नहीं चाय यहाँ पे रखी कि आज इसके अगेंस्ट बात होने वाली है। माइट बी पॉसिबल, इसलिए मैंने कहा चाय हम रखे ही ना, कि पता नहीं माहौल भी आपने पूरा वही बना दिया। पूरा मैंने बना दिया। तो जनाब भरपूर एंटरटेनमेंट होगी, इंफरटेनमेंट होगी, और हमेशा की तरह जनाब आज का शो भी आपको बहुत पसंद आएगा। सोशल मीडिया से भी जो ट्रेंडिंग स्टोरीज है तो वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करें। और मौसम की तो हम बात कर ही रहे हैं कि ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे। और इसके साथ साथ जी फ्रीलांसर्स की बात करेंगे, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। हर नौजवान जो है वो ऑलमोस्ट फ्रीलांसिंग कर रहा है जरिए मौश के लिए, और मगर हुकूमत ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट ये है कि आपको किसी भी तरह जो है ना अपना एहतियात करने की ज़रूरत है, मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस पर एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कि भाई क्यों मोहतात होने की ज़रूरत है, ऐसे क्या मसले आ सकते हैं, फ्रीलांसिंग करते हुए, वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी करते हुए क्या क्या मसाइल होंगे, इन पर भी आज हम प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब जनाब मिस्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमास और इसराइल के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो जारी हैं, उनके दौर चल रहे हैं। खैर शोबिस के हवाले से भी बात करेंगे कि ड्रामा इंडस्ट्री में कौन सी जोड़ी जो है वो तनाज़ात का शिकार है, कौन से मजीद नए प्रोजेक्ट्स आपके लिए आ रहे हैं, और आपके लिए बड़े दिलचस्प जो है वो एंटरटेनमेंट भी होगी, ड्रामास भी होंगे, OSTs भी उसके अंदर होंगे। नफ्सियाती सेहत जो है वो भी जरूरी है जनाब, उस पर भी बात करेंगे। क्या बात करेंगे? स्किज़ोफ्रेनिया का जी इलाज क्या हो सकता है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस पर माहिर नफ्सियात हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे। और प्रोग्राम में जैसे कि उज़ैर ने भी बोला कि सोशल मीडिया की बात होगी, क्या टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज चल रही हैं, इस खित्ते में कौन सी खबरें जो हैं वो ज़्यादा मौज़ूए बहस हैं, और सारिफिन क्या देखना पसंद कर रहे हैं, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तो ज़ैर आप ही करें, ताकि मैं फिर ना मौसम का बता सकूं। तो हम आप बताइए मौसम की सूरत हाल क्या रहने वाली है? जी बिल्कुल, चलते हैं और जानते हैं कि जी मौसम आज कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। हालिया बारिश और बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। रात और सुबह के औकात में खुनकी बढ़ गई है, और वाज़े तौर पर ठंडक जो है वो महसूस होना शुरू हो चुकी है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित में हम देख रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो है 17, और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। बात करें स्कर्दू की, तो स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 11 और कम से कम 4 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और अब रुख कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर का, तो यहाँ भी अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम दर्जा हरारत देख रहे हैं 26, और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा 29 और कम से कम 8 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने
आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में कहीं कहीं बादल छाए रहने की पेशगोई की है। और नाज़रीन, अब रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का और आपके साथ शेयर करते हैं केपीके का मौसम, जहां हम मैदानी अजला में सूरज का राज बरकरार देख रहे हैं। और फूलों के शहर पेशावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो है 31 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 16 और कम से कम 5 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बालाई अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और अब नजर डालते हैं जी 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां पर हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाके ठंडी हवाओं की लपेट में रहेंगे और टेम्परेचर में नुमाया कमी देखने में आ रही है। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं आपको, और यहाँ का जो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर है वो है 29 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की बात हो जाए तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो पारा है वो 27 है और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की बात करेंगे, मुल्तान में हम देख रहे हैं जी ज्यादा से ज्यादा जो टेम्परेचर है वो है 31 और कम से कम 21 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब बात करते हैं जी रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाके जो हैं वो गर्मी की लपेट में रहेंगे। फलों के शहर कोयटा की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 25 है और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली इलाकों में बादल छाए रहेंगे और चंद मकामात पर बारिश भी हो सकती है। और हमेशा की तरह आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबे सिंध का मौसम, और आपको बताते हैं कि जी यहाँ पर अक्सर इलाकों में हम देख रहे हैं सूरज अपना जलवा दिखाएगा। रोशनियों के शहर कराची की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 35 है और कम से कम 23 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद का जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम टेम्परेचर जी 35 है और कम से कम 24 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। मौसम की सूरत हाल आपने जान ली। कुछ मईशत के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान की सिफारतकारी और मईशत में बड़ी पेशरफ्त देखने को मिल रही है। अमरीका और चीन के बाद अब मलेशिया से भी मौशी मुआहदे होने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरे मलेशिया के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। इसके साथ आलमी मालियाती मंजरनामे में मुल्क की मईशत ने नई तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान दुनिया में उभरती हुई दूसरी मईशत बन चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने गुज़श्ता 1 साल के दौरान मुसलसल बेहतरी दिखाई है और डिफॉल्ट रिस्क में तेजी से कमी आई है, जो कि खुशाइंद और हौसला अफजा खबर है। जी बिल्कुल। और मौशी बेहतरी के बावजूद हैरान कुन ज़ैर बात यह है कि मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। वफाकी इदारा शुमारियात की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक सितंबर में महंगाई में इजाफे की शरह जो है वो 5.6% रिकॉर्ड की गई है, जो अगस्त के भी मुकाबले में 2% ज्यादा है। आलमी बैंक ने भी दावा किया है कि पाकिस्तान में गुर्बत में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 3 साल में गुर्बत 7% जो है वो बढ़ गई है। तो आप देखें सारी खबरें दावे जो हैं वो तो ठीक अच्छे आ रहे हैं, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है और गुर्बत में भी इजाफा हो रहा है। और उधर 7 अरब डॉलर के पैकेज के दूसरे जायजे के लिए हम देख रहे हैं कि IMF के साथ पॉलिसी सतह पर जो नेगोशिएशंस हैं वो भी आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। आलमी मालियाती इदारे ने खतरे की घंटी बजाई है और खदशा जाहिर किया कि इलाकाई कशीदगी में इजाफा और आलमी सतह पर गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तानी मईशत पर असरअंदाज हो सकती है। कशीदगी बढ़ने से अजनास की कीमतों में इजाफा, GDP की शरह में सुस्त रवी और गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में कमी आ सकती है। IMF ने पहली तिमाही में शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए 200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ भी दे दी। जी बिल्कुल। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज हम अपने प्रोग्राम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत हारून शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा सबसे पहले तो हम ये जो दावे वादे देख रहे हैं, इतने मुआहदे हो रहे हैं और इतने दीगर ममालिक से ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, मईशत जी दुरुस्त समत की जानिब गामजन है और अमेरिका हो और चीन के बाद मलेशिया से भी तिजारती मुआहदे होने जा रहे हैं। ये तिजारती मुआहदे मुल्क की मईशत के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि ख़बरें तो बिल्कुल अपोजिट है, जो डिजिट्स हैं वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। महंगाई में इजाफा हो रहा है, गुर्बत बढ़ रही है।
जी बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, मईशत को देखने के मुख्तलिफ लेंस या जाविये होते हैं। ये जिनका आप रेफरेंस दे रही हैं ब्लूमबर्ग का या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का, इनका जाविया एक मुल्क की कर्ज वापस करने की सलाहियत से लिंक होता है। तो जहां तक वो सलाहियत है, हमारे रिजर्व्स बेहतर हो गए हैं, IMF प्रोग्राम के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर हो गई है, हमने कुछ रिफॉर्म्स भी की हैं, तो उससे अब दुनिया के जो लेंडर्स हैं, मैं बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करूं, उनको तसल्ली ज्यादा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। और ये सरकार के लिए एक बड़ी तसल्ली बख्श बात है कि जब वो दौरे करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपके पास तो कर्ज वापस करने के पैसे ही नहीं है। तो वहां पर अब ये इदारे हमारे लिए एक अच्छी सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर IMF प्रोग्राम में भी ट्रांच के अंदर हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, विच इज़ लाइकली, तो आपके कुछ रिजर्व्स और मुस्तहकम हो जाएंगे। अब आइए दूसरी बात, जो मईशत का रिवाइवल है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और स्टेबिलिटी उसका सिर्फ एक हिस्सा है। हम जो बात कर रहे हैं कि अगर आपने जॉब्स क्रिएट करने हैं, आपने कंजम्पशन पावर जो इरोड हो गई है उसको डील करना है, आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, ये है रियल सेक्टर मईशत। और जहां आपके ऊपर सैलाब के बाद इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आने शुरू हो गए हैं, इसकी चेंजेस के लिए बहुत ज़बरदस्त कटिंग एज पॉलिसी बनाने की ज़रूरत होती है, और इदारे मजबूत करने पड़ते हैं जो उनको इम्प्लीमेंट करें। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से इस एरिया में स्ट्रगल कर रहा है। जहाँ तक एशिया के बाकी ममालिक हैं, वो ना सिर्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ पे चले गए हैं, पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस जो हैं उसमें हम इंटरनल इन्वेस्टर को एक्सपेंशन पे इंसेंटिव नहीं दे पा रहे, बल्कि बड़ी मल्टीनेशनल्स पाकिस्तान से कुछ छोड़ के चली गई हैं। हम जो हैं इस वक्त लोगों को जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं, उनको BISP से या चीज़ों से हैंडआउट्स तो दे रहे हैं, लेकिन उनको वो स्किल सेट नहीं दे रहे कि वो मार्केट में प्रोडक्टिव सिटीजन बन सके। हम जो चीज़ें बनाते हैं वो कम है, इसलिए हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, ज़्यादा एक्सपोर्ट कम है, फिर हमें IMF के पास जाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक बहुत मजबूत पॉलिसी से और तरजीहात से और बैनुल सूबाई और फेडरेशन की कोऑर्डिनेशन से हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए ब्यूरोक्रेसी नहीं कर सकती। हमें स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स के लिए, जो आके ये बनाएं और हमें उन्हें इज्जत देना हो। बिल्कुल ठीक है हारून साहब, मुल्क की मईशत ने ये जो बात हो रही है कि दुनिया में उभरती हुई दूसरी बड़ी मईशत में अपनी जगह बना ली है और बड़ा ग्रो किया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की वाहिद इकोनॉमी है, मईशत है जिसने बड़ी तेजी से डिफॉल्ट रिस्क को कम किया है। इस रिपोर्ट पर आप क्या कमेंट करेंगे? जी, मेरा कमेंट है कि ये रिपोर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन हमें डिफॉल्ट रिस्क के कम होने पे और मईशत के रिवाइवल को लिंक करने के लिए उसके अंदर बहुत से स्टेप्स हैं। देखिए, डिफॉल्ट रिस्क आपके सर पे चल रहा हो, फिर तो आप ICU में पड़े हुए हैं, पेशेंट जो है वो बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रहा। अब ये है कि आप ICU से निकल के नॉर्मल वार्ड में आ गए हैं, लेकिन सेहतमंद बन के अगर आपने ग्रोथ की तरफ चलना है, इमर्जिंग एशिया है जैसे इंडोनेशिया है, वियतनाम है, कैम्बोडिया है, अगर आपने उस सिम्त में जाना है तो फिर हमें कुछ विनर्स पिक करने होंगे कि जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है, उसके पीछे पैसे भी डालने होंगे, ह्यूमन स्किल्स भी डालनी होंगी, टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी। तो ये खुशाइन चीज है कि इसमें सऊदी अरब भी हमारी तरफ देख रहा है, चीन भी देख रहा है, लेकिन जब तक लोकल इन्वेस्टर को इंसेंटिव नहीं मिलेंगे और वो एक्सपैंड नहीं करेंगे तो बाहर के इन्वेस्टर कॉशियस रहेंगे। देखिए ना, जब बाहर का इन्वेस्टर लीड लोकल इन्वेस्टर से लेता है, तो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स वगैरह जो ग्लोबल लेंडर्स हैं, मल्टीलैटरल्स हैं, जिन्होंने मुल्कों ने हमें कर्ज दिया हुआ है, उनके लिए बायस से इत्मीनान है कि बहुत अच्छा परफॉर्म हो रहा है। लेकिन खाली कर्ज पे तो मईशत नहीं चलती, हमें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के अंदर हमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाने की जरूरत है। सही, हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हारून साहब, मुआशी तरक्की की खबरें यकीनन खुशाइंद भी हैं और हौसला अफजा भी हैं, लेकिन अगर एक आम शख्स की बात करें ना, या आम आवाम की बात करें, वो ये डिजिट्स या ये अदादो शुमार नहीं देखती। उसको यही है कि मेरे घर रोटी आ रही है, महंगाई में कितनी कमी हो रही है,
तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम काम करके अवाम को बिल आखिर रिलीफ दे सकते हैं और महंगाई में कमी ला सकते हैं? देखिए, अवाम को सस्टेनेबल रिलीफ सिर्फ जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने से है। एक तो हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है वो छोटे बिजनेसमैन के लिए, उनके पास पैसा कोई नहीं है, 65% गवर्नमेंट को लेंड कर दिया जाता है, बाकी बड़े लोग ले जाते हैं। तो हमें एक तो अवाम के लिए, छोटे कारोबार के लिए, ट्रेडर के लिए फाइनेंसिंग की विंडो को अर्जेंटली एड्रेस करना है, ताकि वहां पर कारोबार बने। एक एक अगर बंदा दो लोगों को भी हायर करता है तो फिर लोगों की गुर्बत में कमी और रोजगार बढ़ना शुरू हो जाता है। जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, वो हमारा मार्केट का मैकेनिज्म बहुत कमजोर है, रेगुलेशन हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं आती है, तो मिडल मैन भी पैसे कमाता है, होर्डर भी कमाता है, और इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से वो प्राइसेस के अंदर प्ले करते हैं। फिर पेट्रोल की प्राइसेस क्योंकि हमारी हाई हैं, उसका इम्पैक्ट भी आ जाता है। हमें इस वक्त टारगेटेड सब्सिडीज के थ्रू एक हमारी आधी 50% पॉपुलेशन को उठाना है। तो इसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज, कि आप उनको इंक्लूड, अब वो कहाँ एब्जॉर्ब होंगे जिनके पास हाई लेवल स्किल्स नहीं है, लो और मीडियम लेवल है, वो तो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में ही हो सकते हैं। मैसिवली हमें तवज्जो देने की जरूरत है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रुका हुआ है उसको कैसे बढ़ाया जाए। वो पॉलिसी से होगा, फाइनेंसिंग से होगा, जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप। लेकिन हारून साहब, कता कलामी की माजरत सर, ये किस तरह से हो सकता है? क्योंकि अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान से जा रही हैं, फिर गुलामियत जो है हमारी अपनी पाकिस्तान की, उसने एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बंद कर दी हैं। हुकूमत जो है वो गाड़ियाँ इंपोर्ट करके इंपोर्ट बिल जो है वो भी बढ़ा रही है। तो ये सारे मामला किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? जी, ये मैंने यही अर्ज कर रहा हूं ना, ये मामलात आपको सियासत से इंसुलेट करके एक पूल ऑफ एक्सपर्ट्स को डेलीगेट करने पड़ेंगे। सही। इसी तरह वियतनाम ने किया, इसी तरह बांग्लादेश ने किया, इसी तरह इंडोनेशिया ने किया। मैं इन सब ममालिक में काम करता रहा हूं। देखिए, आप अपनी तरजीहात क्लियर करें कि आपने ज़राअत के सेक्टर को उठाना है, आईटी के सेक्टर को उठाना है, लेट्स से आपने वैल्यू एडेड टेक्सटाइल, 3 आप पिक कर लें। आप एक पूल ऑफ एक्सपर्ट से कहें कि हमें कटिंग एज पॉलिसी दें और बताइए कितना पैसा चाहिए और स्ट्रक्चर में क्या तब्दीलियां करनी। SIFC को ये काम करना चाहिए, वो खुद नहीं कर पाएंगे। वो एक्सपर्ट्स आपको 6 माह के अंदर अंदर एक ऐसा प्लान बना के देंगे जो बाकी ममालिक के अंदर है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इदारों के हेड्स मेरिट पे लगाइए, मार्केट से लीजिए। अगर आप अपना बंदा लगाते रहेंगे तो नतीजा हमारे सामने है। इसके बाद आप देखिएगा विद इन ए ईयर तब्दीली आपको विजिबली नजर आनी शुरू होगी। हमें नए प्रोजेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को एक्सपैंड और मॉडर्नाइज करना है ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़े। इसी सिमत पे बाकी ममालिक आगे गए हैं। इकोनॉमिक्स कोई चेंज नहीं होगी दुनिया की, हमें भी वही पकड़ना है। हम एक ओल्ड स्कूल में हैं कि बेल आउट मिल जाए, एक मुल्क से पैसा मिल जाए, कुछ 6 माह के लिए मामला ठीक हो जाए। लेकिन ये 25% से ज्यादा लोग गुर्बत की सतह के नीचे और 25% वल्नरेबिलिटी के ऊपर अगर आप नंबर्स में जाएं तो दिस इज ओवर 100 मिलियन पीपल। वी नीड टू फोकस ऑल पॉलिसीज अबाउट दीज पीपल, अदरवाइज यहाँ हम जो है वो स्टेबिलिटी का जो सेशन है वो डिले होता जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक गुड, बट इमीडिएटली कटिंग एज पॉलिसी मेकिंग आउट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आउट ऑफ पॉलिटिक्स, अदरवाइज ये नहीं चल पाए। लेकिन हारून साहब, हम देखते हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो IMF से छुटकारे की बात करती है और ये कहती है बस ये आखिरी प्लान होगा, आखिरी बार होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पॉलिसीज जो हैं इनके साथ, IMF के साथ भी वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। मालियाती इदारे ने पिछले 2 साल के तकरीबन 11 अरब डॉलर की तिजारती डेटा में फ़र्क की वजाहत मांगी है। IMF वजाहत क्यों मांग रहा है और IMF से हम फिर कैसे छुटकारा पा सकते हैं? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि हम, जैसे मैंने अर्ज किया, जब तक हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का तवाज़न बराबर नहीं होगा, हमें बाहर को पेमेंट करने के लिए अगर मैसिव इन्वेस्टमेंट नहीं आती, कर्ज लेना होगा। हम IMF के शिकंजे में 30 साल से इसी साइकिल में, क्योंकि हमारी मईशत की जो हम GDP ग्रोथ भी दिखाते हैं वो ट्रेडिंग पे बेस्ड होती है, कंजम्पशन पे होती है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं होती। ये मैं बार बार कह रहा हूँ।
हमें उस साइड पे पॉलिसी शिफ्ट करनी है। दूसरी चीज ये है कि ये जो हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, इसको एक मजबूत बोर्ड और मजबूत लीडरशिप की जरूरत है जो इंटरनेशनली जिनको समझ हो, ताकि IMF वगैरह हमारे डेटा के ऊपर एतराजात ना करें। अभी हमारी डिपेंडेंस इंटरनेशनल मल्टीलैटरल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हाई है और हमें ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जिनको उसका तजुर्बा हो, उससे डील कर सकें। मैं बारहा कह रहा हूं, विदाउट क्रिटिसाइजिंग, कि ब्यूरोक्रेसी में हमारे में वो सलाहियत नहीं है, इसीलिए बार बार ये चीजें सामने आती हैं। सलाहियत का ना होना एक फॉल्ट है, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है। आप सलाहियत पैदा कर सकते हैं बाय इंपोर्टिंग एक्सपर्टीज। हमें इस वक्त इन इदारों के साथ काम करना है, लेकिन वॉर फुटिंग के ऊपर ऐसी पॉलिसीज बनानी है कि जो सेक्टर्स हमारे एक्सपोर्ट कर सकते हैं उनकी हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करें और एक्सपोर्ट की तरफ लोकल इन्वेस्टर पे तवज्जो दें। ये जो एक ऑब्सेशन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आई थिंक हमें इससे निकल आना चाहिए और अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंशन की रास्ते पे डालें। चीन के ताउन से डालें, सऊदी अरब के ताउन से डालें, लेकिन अपने इन्वेस्टर को लीड रोल दीजिए। तो अपने लोकल इन्वेस्टर को हमें जो है वहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हारूफ साहब वक्त देने के लिए। और यकीनन हम बैरूनी सरमायाकारी की तो बात करते हैं, लेकिन लोकल जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन पर तवज्जो नहीं दी जाती। उस हवाले से हुकूमत को पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि एक्चुअल में जो पाकिस्तान की मईशत है वो दुरुस्त समत की जानिब गामज़न हो और आवाम को रिलीफ मिले और हमारे जो अंदरूनी सरमायाकार हैं उनको भी रिलीफ मिले, उनको बेहतरी मिले, उनको ग्रोथ मिले। खैर आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। और आज 8 अक्टूबर है और पाकिस्तान की तारीख के अगर हम सबसे खौफनाक ज़लज़ले की बात करें तो आज उसको 20 साल हो गए। 8 अक्टूबर 2005 को सुबह 8:52 पर आने वाला ये ज़लज़ला खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और शिमाली इलाका जात में तबाही की बड़ी वजह बना था। ज़लज़ले की शिद्दत 7.6 रेक्टर स्केल पर रिकॉर्ड की गई थी, जिसने हज़ारों जानें ली, लाखों लोग बेघर हुए और कई इलाके मलबे का ढेर बन गए। मुजफ्फराबाद खासतौर पर बालाकोट और बाग जैसे शहर सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। इस अलमनाक दिन को याद करते हुए आज भी लोग अपने प्यारों को याद करते हैं और उन शोहदा के लिए दुआएं करते हैं। ये दिन हमें एहसास दिलाता है कि कुदरती आफात से निपटने के लिए तैयारी, एहतियात और मिली यकजहती इंतहाई ज़रूरी है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद कुछ दीगर मौज़ूआत को भी अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, उन पर बात करेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और हम पहले बात करें तो ज़ाहिर करे थे चाय की आज बात होनी है तो हाथों में चाय ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने चाय मंगवा ली है क्योंकि चाय की बात होनी है और चाय ही तो एक वाहिद ऐसा नशा है, एक ऐसा लीगल नशा है जो चाय वाले करते हैं तो उनके लिए तो बेहतर है। तो यार सुबह हो या दोपहर हो या शाम हो, कुछ भी हो, इंसान थका महसूस कर रहा हो, आप कहते हैं एक कप बस गर्म चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए, कॉफ़ी मिल जाए मज़ा आ जाए। मगर क्या आपने कभी ये सोचा कि जो चाय या कॉफ़ी हमें ताजगी देती है वो हमारे मेदे और सेहत पर क्या असर डाल रही है? ये आज हम डिस्कस नशा करने वालों ने नहीं सोचा। अक्सर लोग जनाब खाली पेट चाय या कॉफ़ी पीते हैं कुछ खाने के फ़ौरन बाद, मगर क्या ये आदत सही हैं? क्या ये हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं? और दिन में कितने कप चाय या कॉफ़ी पीना ठीक है? ये बड़ा कॉमन सवाल है जो कि हमेशा किया जाता है। तो इन्हीं सवालात पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में माहिर नेचुरोपैथी डॉक्टर मेहरवी साहब। डॉक्टर साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहब पहले तो हमें ये बताएं कि जो चाय और कॉफ़ी है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। हम तो आगे बैठे चाय कॉफ़ी ना पिए तो हमारी आंखें नहीं खुलती सही तरह से और खाली दिमाग नहीं उस तरह से काम करता। और खाली पेट चाय पी लेना ये किस हद तक नुकसानदेह? देखिए हमारे लिए मार्जिन निकाल लीजिए। ये वही बात है कि भूल चूक माफ। पुल के नीचे वो लेटा हुआ जो है ना, जब तक उसको इंजेक्शन नहीं लगेगा तो वो भी नहीं समझता कि उसका नशा भी उसी तरह है। सिगरेट पीने वाला जो है वो उसका नशा भी उसी तरह से है। जो चाय पीने वाला है वो भी निकोटीन का आदी है जी, उसको भी उसी तरह नशा चाहिए जैसे सिगरेट वाला। सिगरेट छोड़ना उसके लिए मुश्किल है, आप लोगों के लिए चाय छोड़ना इनडायरेक्टली हमें नशा ही कह रहे हैं ना तरीके से वो भी सफों में लाके खड़ा कर दिया। बस हम पुलों के नीचे नहीं। हाँ वो नहीं है, जरा आप स्टूडियो के नीचे नहीं, बस इन पुलों से पानी गुजर चुका। तो बहरहाल बहुत अच्छा मशरूब जो है ना, जो हमें एनर्जेटिक करता है और हमें बहुत अच्छा रखेगा। बहुत सारे लोगों ने चाय जिन्होंने जो छोड़ना चाहते हैं ना उनको पता है, और उन्होंने हमने पहले भी ये रेसिपी मैंने काफ़ी दफ़ा ये दी है कि अदरक, ज़ीरा और पुदीना 3 चीज़ों का अगर कावा बना के पिया जाए
तो एक तो बड़ी जल्दी से आपकी चाय की आदत जो है ना उससे छूटेगी, और दूसरा ये होगा कि आपको उससे बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को बेनिफिट मिलेंगे। चाय जो है इसमें तेज़ाबियत है, चाय के अंदर गर्मी खुश्की का एलिमेंट है। हाँ, चाय सिर्फ उसके लिए इलाज के तौर पे जिसके बॉडी के अंदर रतूबात बहुत ज़्यादा हो, और उसके बाद मतलब वो बैठे बैठे हर थोड़ी देर के बाद सो जाता हो, तो या किसी बस में रिक्शे में बैठा है और यहाँ से एक स्टॉप आगे उतरना है और वो 4 स्टॉप आगे जाके उसको होश आती हो, तो उस बंदे के लिए जिसको नींद बहुत आती है, गलबा रहता है और उसके अंदर रतूबात की ज़्यादती होती है, उन रतूबात को खुश्क करने के लिए उनको वक्ती तौर पर चाय फ़ायदा करेगी। अदर देन जिस तरह लोग लगे हुए हैं इससे हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो रही हैं, हमारी हड्डियों में बुरबरापन आ रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि हम कहते हैं कि जब हम चाय पीते हैं तो हम बड़ी जल्दी बूस्ट अप हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, थकान खत्म होती है, क्योंकि ये हमारे सेल में सारी जगहों पे वो निकोटीन की तरह सारा काम करती है। दूसरा, इसके अंदर जो चीनी डाली जाती है वो उससे ज़्यादा खतरनाक है। चीनी बेचने के लिए इस खित्ते में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, गोरों ने जब आके यहाँ पे काबज़ हुए थे, तो उन्होंने चीनी की शुगर मिलें लगाने और चीनी बेचना और बीमारियां बढ़ाना फैलाने के लिए ये सारा कुछ उस वक्त जो है ना वो पत्ती का इस्तेमाल चीनी के बगैर शुगर फ्री पी रहे हो, जिस भी तरह से आप पियेंगे, पत्ती के अंदर निकोटीन तो है ना, उसने गर्मी खुश्की तेजाबियत करनी है, आपके मैदे को ख़राब करना है। उसी मैदे से जो है ना वो आपकी एसिडिटी और उससे आपकी बॉडी के अंदर गैसेस, एक्सेसिव बबल गैसेस, ब्लॉटिंग वगैरह जो आएगी, आपके ब्लड प्रेशर को यही रेज करता है। जितने लोग इस वक्त चाय वाले हैं, अगर सिर्फ 15 दिन यानी 2 हफ्ते अपनी ज़िंदगी से चाय को ख़त्म करें और उसकी जगह पे अदरक, ज़ीरा और पुदीना का कावा बना के लें, तो 15 दिन के बाद उनको ये एहसास होगा कि इस चाय के लगातार पीने से हमें इसके नुकसानात क्या क्या हो रहे थे और हमारी सेहत कितनी बेहतर। ख़ास तौर पर जिनकी तोंद बड़ी हुई है, पेट बड़े हुए हैं और हर वक्त पेट उनका सख्त टाइट और मटके की तरह इतना बड़ा पेट है, तो उनके जो मसाइल हैं वो भी यानी 2-3 इंच उनका पेट जो है ना वो कम होने की तरफ आएगा। सिर्फ 1 महीना चाय छोड़ दें, अच्छा, चीनी छोड़ दें, और इससे जो मसाइल पैदा होते हैं, इनसे हड्डियों का मसला हो रहा है, इनसे आपके पट्ठों का मसला हो रहा है, माइग्रेन तक इसी चाय की वजह से आ रही है। लेकिन हम समझते हैं कि नहीं, चाय पीने से दर्द खत्म होता है, वक्ती तौर पर हरारत और तेजाबियत इफेक्ट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको देखें तो फिर दूसरी तरफ देखें ना, मैदे की दवाइयाँ कितनी खाई जा रही हैं। माजरत के साथ अभी वही सिचुएशन लग रही जैसे सिगरेट की डिब्बे पे लिखा होता है ना पिए, लेकिन हम ऐसे हम चाय भी पी रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। खामोश पैगाम समझे माम, चाय भी पी रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। सब ये तो हम बात कर रहे थे कि खाली पेट आपने चाय पी ली, बहुत सारे उसके नुकसान हैं। अच्छा, कुछ लोग खाना ऑलरेडी इतना हैवी खा के उसके ऊपर से फिर चाय भी पी रहे होते हैं कि जनाब इससे जरा मामलात बड़े हल्के फुल्के हो जाएंगे, बेहतरी आ जाएगी, वो कितना नुकसानदेह होता है? उसके पॉइंट ऑफ से ये है कि खाने के साथ कभी भी पानी या लिक्विड कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। मैदे के अंदर आपके एक हरारत होती है, हम उसको हरारत गरीजी कहते हैं, वो इतनी इफेक्टिव है हमारे लिए कि जिसने खुराक को हजम करना है, जुज़्वे बदन बनाना है, हम खाने के साथ जब पानी पीते हैं तो हमारी वो हरारत ख़त्म हो जाती है। और अगर हम चाय खाने के बाद पीते हैं तो जैसे ये कहा जाता है ना, खाने के बाद पानी नहीं पीना, तो बात सिर्फ पानी की नहीं, लिक्विड किसी भी चीज़ की, उसमें चाय भी शामिल है। जब आप चाय लेते हैं तो उसमें पानी भी होता है, उसमें दूध भी है, दूध के अंदर भी पानी होता है, वैसे भी दूध में पानी होता है, ग्वाले वाला नहीं, वैसे भी पानी होता है। अच्छा, ग्वाले वाला तो होता ही होता है। तो जब हम खाने के बाद चाय पियेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर इसने गर्मी खुश्की पैदा करनी है, उस गर्मी खुश्की तेजाबियत का एलिमेंट आपने अपनी खुराक में शामिल कर लिया। जब वो शामिल किया तो वो उससे ज़्यादा और ज़्यादा नुकसान हो। दूसरा बात कि जो हमने चिकनाई ली है, वो चिकनाई आपकी किसी ना किसी ऑयल, कुकिंग ऑयल या किसी ना किसी शक्ल में तो मौजूद है, वो आपको उसको भी खुश्क कर देगी। वहाँ पे ये चाय खुश्की पैदा कर देगी, खुराक आपकी देर तक खुशक वहाँ पे होने के प्रोसेस से उसको गर्मी तरी चाहिए जिससे खुराक हजम हो, जुज़्वे बदन बने, प्रोसेस हो, ना कि हम खाने के बाद यानी कि यही वजह होती है हम एसिडिटी की तरफ जाते हैं, मैदे की खराबियत सारी यहीं से मच रही है। फिर आप देख लेना डकार कैसे कैसे आ रहे होते हैं, फिर वो जब जहाँ भी वो बैठे होते हैं उनके बारे में पता होता है क्या होना है। तो ये सारी चीजें इसी वजह से आ रही हैं।
और फिर वो कहते हैं कि जी पता नहीं हमें समझ नहीं, वही गैस जब सर को चढ़ती है मेरवी साहब, तो कितने हमारे मसाइल तो पैदा करती है। फैमिलियों में रिवायत है दावतों में खाने के बाद चाय ना हो तो मतलब वो दावत ही अधूरी है, वो इवेंट ही अधूरा है, चाय पर कॉफी। बात ये है कि ये बैड हैबिट्स हैं जो हमने क्रिएट कर ली और उसको हमने फैशन बना दिया हुआ है कि चाय लाजमी है। अगर कोई बहुत भी चाय अगर पीना चाहता है ना, आपकी तरह नहीं छोड़ना चाहता तो ना सही, नहीं, हमारा मैं काम कल से बताना है। कोशिश नहीं, हम बस एक तो- कप एक इत्तेफाक करते हैं पूरे दिन में। और कॉफी, लेट्स सपोज अगर चाय का अल्टरनेट। खाने के कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद सही, जो भी लिक्विड लेना है सही। फिर कम से कम 1-1.5 घंटे के ओके, बाद लिया जाए। उससे पहले वो चाय हो या कॉफी हो या कोई भी मशरूब हो, या जैसे लोग बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, उनको पता है कि इसके नुकसान क्या, उसके बावजूद वो कहते हैं कि डकार लेने के लिए यही है। तो सोडा डकार पीने लेने के के लिए, लिए तो आप उठ के 5-7 मिनट आप ऐसे करके Walk कर चहलकदमी कर लें, वॉक कर लें, तो डकार तो उससे भी आएगा। छोटे बच्चे को माई यहाँ कंधे पे के साथ लगा के फीड कराने के बाद वो जरा थपकती हैं तो वो डकार आ जाता है। सही। तो फिर उस छोटे बच्चे को भी कोल्ड ड्रिंक पे लगा दें अगर डकार इसी से आना है। तो हमारे यहाँ मसाइल ये हैं कि हम बहुत सारी गलत चीज़ों के आदी हो चुके हुए हैं और उन गलत चीज़ों के नुकसानात का हमें पता भी है। पता होने के बावजूद हम ये कर हम जो है ना वो फिर भी उसी को कंटिन्यू रख रहे हैं। तो फिर अच्छा, अपने- ये साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट ज्यादा है क्योंकि हम आदत हमें हो गई है या बॉडी में ही ऐसी, अब देखें थकावट महसूस होती है, नींद आती बात है, ठीक तो हम यूज्ड नफसियाती टू जाते मसला भी है। दूसरा हम सोचते हैं कि ओ यार ये तो चाय का टाइम है, अच्छा जरा सा सुस्त हुई नहीं तो चाय। तो ऐसे बात ये है कि अदरक, जीरा और पुदीना का कावा लेंगे तो वो इससे ज्यादा अच्छा आपको फायदा देगा। और आप एक हफ्ता सिर्फ चाय छोड़ के उस कावे को पी के देखें, आपको उसके बेनिफिट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे आपकी सेहत के लिए मिलेंगे। इवन आपका दिमाग जो है ना वो भी तरोताज़ा होगा। आपके 3 लाइफ ऑर्गन्स हैं, दिल, जिगर और दिमाग, ये तीनों बहुत ज्यादा आपके अच्छे और एक्टिव इंप्रूव करेंगे और उसकी वजह से हमारी आगे तीनों लाइफ ऑर्गन्स की वजह से हमारी जिंदगी उस पर बेस कर रही है। सही। तो हमें नेचर और फितरत की तरफ आना चाहिए, क्योंकि बैक टू नेचर सबसे अच्छा काम है बनिस्बत इसके कि हम अपनी फितरत में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। तो ये बिगाड़ है जिससे हमारे लिए हड्डियों का, पट्ठों का मसला है। हड्डियां आप देखें ना, ऑस्टियोप्रोसिस कितना हो रहा है। तो जो जहाँ खुश्की होगी, जी, जहाँ खुश्की होगी या तजाबियत होगी तो वो चीजें उनमें दराड़ें आती हैं, फटती हैं। मैदे का अल्सर बहुत बड़ा इस वक्त ये चाय की वजह से, आपके जो एसिडिटी की वजह से आपके एच पिलोरी के मसाइल जो मैदे के हैं वो बहुत तेजी से बढ़े हुए हैं। और पूरी दुनिया में इस वक्त एच पिलोरी के जो पेशेंट हैं वो उनकी तादाद 8 अरब इंसान है दुनिया में और 5 अरब से तजावज कर चुके हुए हैं। लेकिन हम ये इससे निकलना ही नहीं चाह रहे। और अगले अगर यही सूरत रही तो अगले 15-20 सालों के बाद तो ये सारी दुनिया इसी से निकालने के लिए ना मुझे लगता है कि वो शख्स जिसे हमने फैमिली में तलाश करके रखा होता ना कि इसके हाथ की चाय पीनी है, वो ये क्लिप सबको जरूर भेजेगा कि अब पियो चाय शौक से। या फिर वो यही कहता है ना चाय पीनी है, अब अच्छा उसने बात ही करनी है ना और दिल कर रहा है चाय ये सबके लिए बना ये दो। भी एक हमने एक ट्रेंड तरीका बनाया हुआ है कि जब खुद नहीं बनानी किसी के हाथ की पीनी है तो पता है क्या कहना, ये बहुत अच्छी चाय हमारा बनाते बच्चा ना, ये हमारा बच्चा, ये हमारा फलां, ऐसी कमाल की चाय बनाता है। तो वो फिर उठ के जो है ना उसी में वो, लेकिन वो अंदर सोचते हैं मैंने क्या कमाल की बना ली है मेरे भाई। हाँ, उस पे बेचारे पे अज़ाब कुछ अच्छा काम ना करो कि वो करना ही पड़ता है। 1 कप दिन में ले सकते हैं या वो भी नहीं, आपको उसे भी तर्क कर देना चाहिए। या फिर उसके अलावा जो कॉफी का कह रहे होते हैं कि मुतबादिल है, कॉफी वाले बड़े फवाइद गिनवा रहे होते हैं कि जनाब कोई रास्ता निकालना है कि जस्टिफाई कर दे। कॉफी वाले जो होते हैं ना वो चाय वालों को हकारत की नजर से देख रहे होते हैं, क्योंकि उज़ैर प्लानिंग करे कि आगे सर्दियों में ना हम दोनों ब्लैक कॉफी पियेंगे। देखें, अगर कॉफ़ी की बात आप करेंगे तो उसके ऊपर मुख्तलिफ वीडियो आ गई। आप जो है ना FDA फूड ड्रग एजेंसी जो अमेरिका है जी, उसने भी कह दिया कि ये जो छोटे छोटे हशरात होते हैं ना जो ज़मीन पे रेंगते हैं, जिनके पर होते हैं जिसमें काकरोच भी शामिल है, उन्होंने उसकी परसेंटेज दी है, FDA ने दी है, मैं नहीं कह रहा, FDA ने दी है कि काकरोच के पर भी कितने % इसमें जो है वो हर कॉफ़ी के अंदर, कॉफ़ी के अंदर। जी, तो जरूर पिए सर आप। अगर थोड़ी सी रिसर्च ऐसे सुनी हुई है। आप काकरोच अगर है इसी तरह से और भी कई सारी चीजों के बारे में है कि उनके, देखें जितना गलीज उतना लजीज। ये बात ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर आप देख लें कि उसके बाद फिर दवाइयाँ सारी जिंदगी आपका मुकद्दर बनी हुई हैं, आपकी सेहत अच्छी नहीं है। चाय पीने वाले के वैसे ही आप देख लें तो उनके फेस रीडिंग कर लें तो पता चल जाता है कि ये जो लालियां हैं ये किसी और ने लगाई हैं। ये आप इनडायरेक्टली आज हमले कर रहे हैं। ये आप हमले कर रहे हैं, किसी और ने लगाई हैं, ये हमारी जाती नहीं। ये वही वाली बात होगी कि आपने आज अपना वो मौकिफ रख के जाना है कि चाय छुड़वानी है, तो ये अब मैं चाय छोड़ दूं लालियां नेचुरल हो जाएंगी। अब देखिएगा
सही, जबरदस्त। यानी कि चाय छोड़ दूं और कॉफी और ये जो आप बता रहे हैं कहवा, ये हमने दिन में कितनी बार दिन में आप देखें इसको 3-4 दफा ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, बड़ी कमाल की चीज़ है। सिर्फ अदरक को देखना है कि वो तेजाब का धुला हुआ जो बाजार में आता है, जो बहुत ज्यादा गोरा चिट्टा होता है ना, वो नहीं लें आप, वो जो नॉर्मल है वो वाला अदरक बाय करें। तो उसमें वैसे भी हंडिया में डालते हुए भी घर में जिस भी काम में अदरक यूज होता है, हमें वो अदरक धुला हुआ नहीं लेना। हम थोड़ा सा अगर देखें ना कि हमने ये, अगर हमें अदरक बाजार में हर सब्जी वाले के पास रेडी पे वही मिल रहा है, तो अगर हम इसका 1 दिन 2 दिन बाइकआउट कर दें कि भाई ये नहीं लेना हमने, तो अब देखिएगा कि मंडी से धुला हुआ होने के बजाय अनधुला जो होता है वो मार्केट में फौरी आ जाएगा और आपकी दस्तरस में होगा। लेकिन हम चाहते हैं हर चीज हम गोरी घरों में आपको नहीं यूज करना चाहिए जो ये तेजाब से धुला हुआ होता है अदरक, वैसे भी नहीं यूज करना चाहिए। ये पता क्या करते हैं कि पानी डालते हैं, पानी में इसको डिप करते हैं और थोड़ा सा तेजाब डाल छोड़ते हैं, वो उसमें भीगा रहता है। एक तो वजन भी ज्यादा हो जाता है उसका गीला होने की वजह से, दूसरा वो तेजाब का इफेक्ट उसके अंदर होता है। तो सम टाइम मुझे भी पेशेंट ने कुछ जानने वालों ने कंप्लेन की कि जी आपने कहते हैं कि अदरक का कहवा बहुत अच्छा है, लेकिन वो पीने से बर्निंग और इस तरह के इश्यूज होते हैं। तो वो फिर उनको कहना पड़ता है कि भाई मैं ये कहता हूँ कि आप अदरक तेजाब से धुला हुआ जो हम बड़ा साफ सुथरा गोरा सा खरीदते हैं ना लें, आप मंडी से डायरेक्ट बाय कर लें या सब्जी वाले को बोल दें कि बगैर धुला हुआ जो अदरक बाजार से आप वो जो अदरक पाउडर बना लेते हैं, उससे बेहतर है कि आपको पंसारी से सुंड मिल जाएगा, फिर आप सुंड ले लें, वो ड्राई फार्म में होता है तो वो सुंड ले लें और उसको भी आप डाल सकते हैं। जमील साहब हम चाहते हैं बचे कोई ना, ये जो कोल्ड कॉफी पीने वाले लोग हैं या फिर जो ब्लैक चाय पीते हैं या फिर हम देखते हैं ये जो टर्किश कावे हैं या और इस तरह की चीजें निकल रही हैं अंदर से ना कि काश इनका सर क्या नुकसान है, क्या फायदा? कॉफी चाहे आप वो उस तरह से लें या उस तरह से, कॉफी तो कॉफी है ना, पहले तो उसको देखना है ठंडी करके कि आप वो जो चीजें उसमें डाली जा रही हैं, जो चीजें उसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि देखें दुनिया में काकरोच खाने वाले मुल्क भी हैं, तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसके पर भी बीच में डाल दिया जाए तो वो तो काकरोच खाते हैं। हम नहीं लेते, हमारे यहाँ ये चीजें वैसे भी ममनू है, गलत है। आप काकरोच को देखें कितनी गलीज जगहों पे, बाथरूम में और कहाँ कहाँ वो फिर रहा होता है, और उसी की चीज अगर आप लेते हैं तो फिर सारा आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसी कॉफी को अगर आप कोल्ड में लेते हैं ना, तो कॉफी तो कॉफी है, वहीं से आ रही है। दूसरी बात ये है कि उसको ठंडी चीज कोई भी हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि हम ठंडी चीज़ों से अपने जिस्म को, अपने ऑर्गन्स को ठंडा कर रहे होते हैं। हमारे जोड़ों में दर्द आएगी, हमारे पट्टों में खिंचाव आएगा, हमारा मैदा ठंडा होगा, तो उस तंदुरुस्ती जो है ना वो जिंदगी हरारत में है। जो मसाइल है हमारे वो ठंड में, और ठंड मौत की तरफ लेके जाती है। और हम बड़ी ठंडी चीज़ें बड़े शौक से खाते हैं कि नई चीज़ें होनी चाहिए, ठंडी खाएंगे तो ठंड पड़ जाती है, लेकिन वो ठंड आहिस्ता आहिस्ता आपके तमाम अज़ा को ठंडा कर रही होती है और उससे हम बहुत ज्यादा वक्त से बहुत पहले बुढ़ापे की तरफ जाएंगे ना, जोड़ों में मसले आएंगे, पट्टों में खिंचाव आएगा, उसके अलावा कई सारे आपके ऑर्गन को हरारत चाहिए और हरारत आपकी तंदुरुस्ती लेकिन मेरे साहब करें तो क्या करें? वो देखें ना, चाय इतनी अच्छी चीज़ है कि हमारा दुश्मन भी कहता है टी वाज फैंटास्टिक। तो फिर कैसे पॉसिबल है? चाय का छुटकारा मतलब वो ये कहवा ही है। कहवा है, बहुत अच्छा है। जिन्होंने इसको छोड़ना है या इसको कुछ दिन छोड़ के देखें और कहवा पी के देखें, वो जो कहते हैं ना कि हम चाय छोड़ ही नहीं सकते, सर दर्द हो जाती है, फलां हो जाता है, वो ये कहवा पीना शुरू कर दें, उनको वो मसले भी नहीं होंगे और बेहतरी आएगी। जबरदस्त, ये कहवा भी आ गया, कल से इस टेबल पे कहवा होगा। तो जनाब आपने इसके नुकसानात तो जान लिए हैं, फायदे तो हमने जानने की कोशिश की, लेकिन वो मिले कोई नहीं जमील साहब से। तो फिर बेहतर यही है कि जनाब अगर आप इसको लॉन्ग टर्म छोड़ना चाहते हैं तो फिर 1 हफ्ते का जनाब आप चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट करें, क्योंकि मेहरवी साहब का ये कहना है कि ये चैलेंज है उनका कि अगर आप 1 हफ्ता चाय छोड़ दें तो आपकी जो वेस्ट है वो 2 से 3 इंच तक कम हो सकती है और आप एनर्जेटिक हो सकते हैं। आप सारे जितने भी आपको प्रॉब्लम्स है मैदे के वो सारे दूर हो सकते हैं। और नफसियाती तौर पर जो आपको चल रहा होता है ना, नेचुरल लालियां आ सकती हैं, तो और क्या चाहिए। नफसियाती तौर पर जो आप थका महसूस कर रहे होते हैं ना, वो भी 1 हफ्ते के बाद मामला बेहतर हो सकते हैं। तो जनाब जरूर आजमाइएगा और हमें फीडबैक से जरूर नवाजिएगा। अभी ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइए, स्टे विद और चाय का कप। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान में हम देख रहे हैं इस वक्त फ्रीलांसिंग हज़ारों नौजवानों का ज़रिया मुआश बना हुआ है और बहुत से नौजवान गैर मुल्की कंपनीज़ को वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और दीगर जो तख्लीकी खदमात हैं वो फराहम कर रहे हैं और अच्छे भले पैसे कमा रहे हैं। और अगर कोई ऐसी कंपनी जो बज़ाहिर आपसे वीडियोज़ या तस्वीर बनवाना चाहती है तो फिर अब आपके लिए ये अलर्ट साइन है कि आप खबरदार हो जाएँ और होशियार हो जाएँ। ऐसी चीज़ें खुफिया मकासद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं जो ना सिर्फ आपके लिए खतरा है बल्कि गैर कानूनी भी हैं।
इसी खदशे के पेश नज़र हुकूमत ने भी एक अलर्ट जारी किया है जो शहरियों के मोबाइल नंबर्स पर SMS भेजा जा रहा है और डायल टोन पर भी सुनाया जा रहा है। हुकूमत ने खबरदार किया कि बाज़ गैर मुल्की खुफिया एजेंसीज ऑनलाइन जॉब ऑफर्स के जरिए नौजवानों को सर्वे या फिर रिसर्च के नाम पर ऐसे टास्क देती हैं जिनमें कौमी मनसूबों और हसास तनसीबात की तस्वीर या फिर लोकेशन हासिल करती हैं। ये मालूमात वो बाद में कंपनियां पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल करती हैं। इसलिए शहरियों को हिदायत की गई है कि वो किसी भी गैर मारूफ या मुश्तबा तंजीम के साथ काम करने से गुरेज करें। जी बिल्कुल, तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मियां अहमद साहब, जो एक्सपर्ट AI और साइबर सिक्योरिटी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन ये आजकल का जो ट्रेंड है बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग का, हर नौजवान चाहता है कि कोई ना कोई ऑनलाइन उसको काम मिल जाए और वो फ्रीलांसिंग से कमा ले। तो इसके खतरात क्या हैं? क्या ये जो हुकूमत ने अलर्ट जारी किया है, कैसे ये प्रॉब्लमेटिक बन सकता है नौजवानों के लिए? अच्छा माम, इसके अंदर ये बड़ा एक संजीदा तरीन मसला है और इसके ऊपर हम थोड़ा सा इसको पॉन्जी स्कीम के साथ थोड़ा सा रिलेट करेंगे। लोगों का मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। जैसे कि बहुत पहले जावा, अल हयात, ट्रेयर, NFT लोगों के साथ बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ। उन्हीं ग्रुप्स से चीज़ों को उठाया गया और अब आके लोगों को इस रंग के अंदर जॉब्स ऑफर की गई। सही, ठीक है। ये मामला इतना ज़्यादा संजीदा तरीन होता जा रहा है जिसपे हुकूमत ने आपके सामने डायल ट्यून के ऊपर एक्टिव कर दिया है, मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तानी फ्रीलांसर कम्युनिटी ग्रो कर रही है। जब कम्युनिटी ग्रो करती है तो जाहिर बात है वहाँ पे खतरात और खदशात भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इनसे प्रॉब्लम्स भी हैं, इश्यूज भी हैं। और अगर हमारा बच्चा या स्टूडेंट अगर उसको अवेयरनेस नहीं होगी तो किसी भी प्रॉब्लम में बड़े प्रॉब्लम फंस सकता है। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा हमसाया मुल्क 60 जबरदस्त, ठीक है, 60 नाम नहीं लेता, 60, ठीक है। तो बेसिकली हमारा हमसाया मुल्क वहाँ पर फौजी तनसीबात की जो वीडियोस थी वो मंगवाएगी। 2024 में केस रिपोर्ट हुआ, बट पीछे कोई नेटवर्क नहीं था। ठीक है, अब वो नेटवर्क नहीं था तो वहाँ पर जाहिर बात है जब पॉन्जी स्कीम है जैसे कि ट्रेयर NFT आई, उसने क्या किया, उसने आते साथ ही लोगों को झांसा दिया, MLM मार्केटिंग की गई। ठीक है, लोगों को दूसरों के साथ जोड़ा गया और उसी व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए दूसरी चीज़ों के ज़रिए स्कैम किए गए। और जिस तरह वो स्कैम होते गए वक्त के साथ साथ लोगों का इतना बड़ा नुकसान विद द पैसेज ऑफ टाइम होता गया। ये बाद में पता चला लोगों को, लेकिन हमें आपने बहुत अच्छा किया कि इस टॉपिक को चूज़ किया और बहुत ज़बरदस्त काम किया जो लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो लिहाजा ये बहुत संजीदा तरीन मसला है, इसको हमें देखना पड़ेगा। बासित, अच्छा इसमें एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हुकूमत सही तरह से जो कंसर्न्स हैं, जो खदशात हैं, उनको एड्रेस नहीं कर पाई या सिर्फ एक दो पे ही हुकूमत का फोकस है। देखें, जहाँ तक तस्वीर की बात है, जहाँ तक लोकेशंस की बात है, सैटेलाइट के दौर में हम रह रहे हैं। कौन सी चीज़ ज़मीन पर है जो पोशीदा है, इस वक्त सारी चीज़ें सामने हैं। तो क्या हुकूमत ने सिर्फ एक दो चीज़ों को ही हाईलाइट किया या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी तक सामने नहीं आई लेकिन उनसे भी खतरा है? अच्छा, इसके अंदर जो है ना बहुत सी चीज़ें और हैं जो कि हिडन है। देखिए, जैसा कि लुक लाइक स्कैम कॉल्स होती हैं, ठीक है, लोग अपना OTP शेयर कर देते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। लोग अननाउन जो एप्स होती हैं उनको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, गेम्स खेलते हैं। आपने लास्टली अक्षय कुमार की एक वीडियो सुनी होगी जिसमें उनकी बेटी को थ्रेट किया गया। यस, तो ये देखें आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर वो, क्योंकि ये जितना सब कॉन्टिनेंट का खिता है ना, इसमें यही प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा अगर इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और हो रही है। अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, क्या क्या मसाइल हैं और क्या क्या मसले हो सकते हैं नौजवानों को? अच्छा, कोई वाकयात अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स ये होती हैं, इश्यूज ये फेस होते हैं जब फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं तो लोग बच्चों से काम करवा लेते हैं बट उनको पे नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये कितनी बड़ी उन बच्चों के साथ जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली बहुत सी फेक कंपनीज, ठीक है, आती हैं, उन बच्चों को किसी पॉइंट पे बुलवाती हैं। ठीक है, और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है कई वे के साथ। उसके बाद कुछ लोगों को ग्रुप्स के अंदर, जैसा कि लास्टली NCCI ने प्रॉपरली वो पब्लिश किया अपना एक पेपर, उसके अंदर भी बेसिकली ये मेंशन था कि फवाश मवाद बाकायदा लोगों को दिखा के उनकी वीडियोस को कैप्चर किया जाता है और कैप्चर करने के बाद उनको फिर ब्लैकमेल किया जाता है। इससे हमारा जो बच्चा है 16 साल 18 साल जो कि फ्रीलांसिंग कर रहा है, 20 साल, वो इतना मेंटली मैच्योर नहीं होता। फाइनेंशियली तो वो बेशक स्ट्रांग हो जाता है बट मेंटली मैच्योर नहीं होता। इसमें पेरेंट्स को भी आगाह होना चाहिए, हमारे टीचर्स को भी आगाह होना चाहिए
और हुकूमत अपने लेवल पे जितनी वो कोशिश कर सकती है तो वो कर रही है। बासित, आपकी बात से एक सवाल जो है वो पैदा हो रहा है। ये जो पहले कंपनियां थी, टी के नाम से भी बड़ी मशहूर कंपनी थी, और वो जनाब आप आए और 5 लोग और लेकर आए, इस तरह से बढ़ते जाएं, और अब आप कह रहे हैं कि वो भी जरा डिजिटलाइज हो गए हैं, वो भी व्हाट्सएप पे हो गए हैं, वो भी कहते हैं कि जनाब आप व्हाट्सएप पे लेकर आए, अब वो भी डिजिटल पे शिफ्ट हो गए हैं, तो तरीके वारदात किस तरह से बदला उनका? अच्छा, वो बेसिकली करते क्या है कि डिफरेंट डाटा ऑफ नंबर स्क्रैपिंग परचेज कर लेते हैं। जैसे कि आप किसी भी जगह पर जाते हैं, आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करते हैं, अपना नेशनल आईडी कार्ड मैं कहता हूँ हर किसी शेयर मत करें, ठीक है, पेमेंट मेथड एक्टिव ना करें, ठीक है, जो पब्लिक वाईफाई होता है आपका, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम्स और इश्यूज ये आ रहे हैं कि व्हाट्सएप के जरिए वो आपके पास, जैसे कि आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं या आपको कोई ऐप इंस्टॉल करवाई जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका बैक कैम ऑन कर देता है ऑटोमेटिकली, और वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन की बैक पिक्चर्स भी ले लेता है, ठीक है। तो लिहाजा हमें ये देखना चाहिए कि हमें कौन सी ऐप इंस्टॉल करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वेरीफाई जो ऐप्स हैं या नेटवर्क्स हैं उन्हीं पर हमें रहना है, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें इस तरह की चल रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप्स वगैरह, तो हमें वेरीफाई करना जरूरी है। बासित, ये बड़ा प्रॉब्लम आपने हाईलाइट किया है। हम कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आजकल हमारे अपने जो इंटरनेट है 4G के जो शो 4G हो रहा होता है, लेकिन मेरा ख्याल 2G रहा होता है, तो हम जाके सबसे पहले मजबूरन यही कहते हैं कि अपना वाईफाई दे दें, तो ये तो बड़ा खतरा है, सारे रिस्क पे हैं। फिर इसमें हमें क्या करना चाहिए, किस तरह एहतियात करनी चाहिए? कोई काम करना है आपने, तो आपने वाईफाई कनेक्ट करवा लिया वहां पर। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आप ट्राई करें, आप VPN का इस्तेमाल करें, ठीक है, सही, ठीक है, और उसमें अपने नेशनल आईडी कार्ड्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स, अपनी गैलरी एक्सेस किसी को ना दें, कॉन्टैक्ट एक्सेस किसी को ना दें, ठीक है। जैसे कि ये ट्रू कॉलर है पाकिस्तान के अंदर, इंडियन है बेसिकली, वो क्या करता है कि आपके मोबाइल का ही डाटा उठा के आपके सामने वाले को दिखा रहा होता है, और उसका डाटा आपको दिखा रहा होता है। टाइम इतना शॉर्ट है और इन्फॉर्मेशन इतनी हेल्दी है कि बहुत कारआमद हो सकती है लोगों के लिए भी। ये आजकल ये भी प्रमोशन होती है ना कि ये आप जॉब करें, पैसे कमा लेंगे, इतने डॉलर आपको आएंगे, लोग प्रमोट भी बहुत करें, मेरे बायो में फला लिंक है, यहाँ जाएं, आपको कमाने का जरिया, और इन्वेस्ट करके, मतलब वो फिर मांगते भी हैं कि थोड़ी इन्वेस्टमेंट, ऐसा कुछ होता है ऑनलाइन? आप इस तरह से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप आज के बच्चा जब शॉर्टकट ढूंढने जाएगा उसके साथ स्कैम हो जाएगा। मैं कहता हूँ शॉर्टकट इज इक्वल टू स्कैम, ठीक है। जब लेकिन बासित, लालच इस तरह की दी जा रही होती है ना कि अगर हम आपको डॉलर्स खुद देंगे, यानी वो कहता है कि मैंने कंपनी को क्या देना है, कंपनी मुझे ऑलरेडी दे रही है। मेरे घर में अपनी कुछ खवातीन जिन्होंने मतलब कुछ डाउनलोड किया और मुझे कहती है, वहाँ आपने ना ये करना है, आपने मेरे साथ ये बस स्क्रीन शेयर करनी है, आप भी डाउनलोड करें, आपको इतनी कमीशन। मैंने कहा क्यों डाउनलोड क्यों करनी है? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि वो लालच है, विक्टिम्स जो है ना वो फैले हुए हैं। खवातीन किस तरह से हम पता लगाएं कि कंपनी जाली है या ओरिजिनल है? अच्छा, इसमें यह है कि आप उसकी लिंक्डइन पे जाएं, ठीक है, उसकी लिंक्डइन पे जाके उन पीपल्स को देखें कि क्या वो वेरीफाइड है, ठीक है, क्या वो लोग कहीं पर जॉब भी कर रहे हैं? पे है जी, हर कंपनी जो अच्छी और ऑथेंटिक कंपनी होती है वो लिंक्डइन पे होती है, ठीक है। चलें, एक तो ये हो गया, रिव्यूज चेक करें, ठीक है। और अगर कोई बच्चा फ्रीलांसिंग करना चाह रहा है या कोई भी ऐसे मामलात हैं, तो वो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाए, ठीक है। और डोमेन आप देखें जाके, क्या वो रजिस्टर्ड कहाँ पर है, ठीक है, यूएस पे जाके, लुकअप पे जाके, राउंड अबाउट, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर और ये जो फेसबुक ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर जब कोई शख्स आता है और आपसे कहता है कि भाई 100% लुक लाइक अ पेमेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये करूंगा, वो लाइक इस तरह के जितने भी ट्रैप्स हैं, अगर वो आपको करने की कोशिश करता है तो वो स्कैम है, ठीक है। शॉर्टकट नहीं होता। जब अल्लाह कादिर मुतलिक ने फरमा दिया कि जी कोशिश में ही जो और मुशक्कत में आपका रिस्क है, तो दैट्स इट, आपको करना पड़ेगा। सही, बहुत शुक्रिया अहमद बासित साहब, आपने बहुत अच्छे टिप्स भी बताए और तरीकाकार भी बताया कि आपने स्कैम में नहीं पड़ना और स्कैम से बचना है और अपनी एहतियात करनी है। और इस तरह के जो डॉलर कमा लेंगे शॉर्ट टाइम में, आपको इतना पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मेहनत करें, वेरीफाई करें, जरूर कमाएं, लेकिन वेरीफाई करें, तस्दीक कर लें, रीजन और ये सब चीजें जानकर फिर काम करें तो आपकी जिंदगी भी आसान होगी और कमाई की बजाय जो जमा पूंजी है वो भी हाथ से जाए। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपने अपना एहतियात करना है और इसी मैसेज के साथ हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद आप मुलाहिजा करें, हम फौरन वापस आए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। अब नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर। मिस्र के शहर शर्म शेख में हमास और इसराइल के दरमियान जी मुज़ाकरात जारी हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त वहीं जमी हुई हैं और मुज़ाकरात के 2 दौर जो हैं वो हो चुके हैं, मगर अभी तक कोई खातिर खा नताइज जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। आज तीसरे दौर का आगाज़ होगा और मुज़ाकरात होंगे जिनमें हम देख रहे हैं कि कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी और अमरीकी सालिस भी शामिल होंगे और हमास के
सीनियर रहनुमा खलीलुल हैया ने मिस्री मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि डील पर तैयार हैं, लेकिन जंग के मुकम्मल खात्मे की जमानत चाहिए। इसराइल पर एक लम्हे के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आलमी मीडिया के मुताबिक हमास ने जंगबंदी के लिए अपनी शराइत पेश कर दी हैं। हमास की जानिब से मुतालबा किया गया है कि मुस्तकिल और जामे जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए। इसराइली कैदियों की रिहाई को मरहलावार इसराइली फौजी इनखला से मुंसलिक किया जाए। इंसानी हमदर्दी की इमदाद के लिए बिला रोक टोक दाखिला फराहम किया जाए। बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी की जमानत दी जाए। कैदियों के मुनसिफाना तबादले हों। गजा की तामीर नौ का फौरी आगाज हो। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक गजा में जंगबंदी के लिए तमाम फरीक मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं और इसराइली मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि आज जो है को मुआहदा जो है वो फाइनल हो सकता है तीसरे राउंड में। आई विश कि ऐसा हो, मगर तमाम फरीक मुआहदे के हुसूल के लिए जी कोशा नज़र आ रहे हैं और कतरी वजारत खारजा ने भी ये इंकशाफ किया है कि अरब और मुस्लिम रहनुमाओं की जानिब से अमेरिका को दी गई तजावीज़ में इसराइल ने तरामीम की हैं और कुछ नकात इसराइल ने शामिल किए हैं, जबकि बाज़ को नज़रअंदाज किया गया और कतर बतौर सालिस तमाम फरीकों के लिए काबिल कबूल हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। हम जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात के नताइज के जी मुंतज़िर हैं और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। सर, बहुत के वक्त का कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू होने लगा है, हमास और इसराइल के दरमियान जारी ये जो मुज़ाकरात हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर जमी हुई हैं, तो आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात वाकई अमन की तरफ एक संजीदा कदम है या अमेरिका और इसराइल की जानिब से सिर्फ वक्त गुजारने की कोई सिफारती कोशिश हो रही है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, यकीनन ये एक बड़ा सीरियस और संजीदा किस्म का काम हो रहा है और जिस तरह की बातचीत हो रही है, देखें ना कि बुनियादी पहला मकसद तो यही है कि जो कत्ल और गारत है, जेनोसाइड है, जो जिंदगी के लिए वहाँ पे जद्दोजहद हो रही है, उसको रोकना है। दूसरा, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड्स को वहाँ पे पहुँचाना, ये तो बुनियादी है। सब्सिक्वेंट मॉडलिटीज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशली इसमें देखें जो पॉजिटिविटी शो की है हमास ने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसको एक्नॉलेज किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी, जीडी वेंस ने भी, उन्होंने जो बात की उसको उन्होंने रीट्वीट किया है। और देखें अब जो बातचीत जिस तरह 2 राउंड्स हो चुके हैं, आज अमेरिकन टीम भी वहाँ पे पहुँच रही है, तो वो बहस के बात को फर्दर आगे चलाएंगे। इसमें लाइकली स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे और प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो सन इन लॉ है जेराड कुशनर, वो भी इसमें शामिल होंगे और एक दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और स्पेशली जो अब अभी आप लोग बात कर रहे थे, दी गारंटीज की बात हो रही कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था जनवरी इसी साल 43 डेज के बाद जो सीज फायर हुए थे, उसके बाद इसराइल ने मनमानी की थी। लेकिन दिस टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिंस प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, ही इज बेसिकली ओवरसीज को कर रहे हैं, तो देर वो होगा। अभी जो इन्होंने डिमांड जो हमास ने इमीडिएटली कहा है, एक तो वो जो लोग बेघर हुए हैं उनको वापस आने की बात की गई है, ह्यूमैनिटेरियन एड की बात की गई है, और इसके अलावा जो उसके जो लोग हैं जो उसमें रिकंस्ट्रक्शन की इन्होंने वहाँ पे बात की है और इसके एड की बात की है। तो मेरे ख्याल में कुछ जायज़ चीज़ें क्योंकि बात की है तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। जी बिल्कुल ठीक है। मसूद साहब, आपको क्या लगता है, इसराइली मीडिया का हमने जिक्र किया कि वो ये अभी ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये रिपोर्ट कर रहा है कि आज कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, आपको क्या लगता है कब तक हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे और जो रुकावटें हैं इस मुआहदे के रास्ते में दीवार बन रही हैं वो कौन सी हैं जिन पर अब भी डेडलॉक बरकरार? देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के विड्रॉल की बात है और इसमें वो जिस तरीके से उसकी अब एक क्लियर कट उसमें बताया नहीं गया किस तरीके से विड्रॉ होगा और किस तरह फेजेस में होगा, और तो उसमें क्लैरिटी चाहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट है, डिमांड जो है हमास की है कि वो टोटल विड्रॉल है, कोई वो सिक्योरिटी पैरामीटर का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, कोई बैरियर बनाने का जो कंसेप्ट है वो नहीं होना चाहिए। अगर वो विड्रॉ करें और एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आती है तो वो आके वहाँ पे चीजें टेक ओवर कर सकती है, नॉट बाय द इजरायलीज। तो मेरा ख्याल में बात तो जेन्युइन है और इसमें देखें कतरीज भी शामिल है और मिस्री लोग भी इसमें शामिल है। होपफुली दरमियान का रास्ता निकालेंगे क्योंकि देखें कि अल्टीमेट जो एम है, अगर हम जब बात करते हैं इजरायलीज का, उनका नेतन्याहू पे तो बहुत बड़ा प्रेशर है और स्पेशली फार राइट की तरफ से बड़ा प्रेशर है क्योंकि उन्होंने इस डील को या एग्रीमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया।
क्योंकि जो वो चाहते थे हुआ नहीं है। जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हमास के इजराइल के थे वो हासिल नहीं हुए, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हुए हैं। आज जिनको वो खत्म करने जा रहे थे उसी हमास के साथ टेबल पे बैठे हैं। वही खलील हया लीड कर रहे हैं जिसको इन्होंने टारगेट किया था। इनके बेटे की शहादत हुई लेकिन ये खुद वहां पे मौजूद नहीं थे। सो देखें कि इसराइल के लिए बड़े सीरियस सेटबैक है और अल्टीमेटली देखें इसका जब भी जो आउटकम निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन ये वाटरलू साबित होगा नेतन्याहू के लिए। आप देखेंगे या तो वो गवर्नमेंट से बाहर होगा या वो जेल में होगा। सही, और इसका कोई हल जो है वो पॉजिटिव ही देखने में मिलेगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि जो हमास ने मुतालबात रखे हैं या जो पॉइंट्स रखे हैं उन पर नजर सानी भी की जा रही है और कुछ को नज़रअंदाज भी कर दिया गया है। तो ये जो मुतालबा हमास कर है, अमेरिका या इसराइल कबूल करेगा और ये शराइत कितनी कोई मौसर साबित होंगी अगर ये इस पर कोई नजर सानी हो जाती है? लाइकली मेरे ख्याल में हमास चीजें मान लेगा। देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज जिसको वो कंटेस्ट कर रहे हैं कि वो हथियार उनको उन्होंने रखने हैं उस पर बातचीत चल रही है, तो वो अल्टीमेटली रखेंगे। देखिए आज हमास है, कल किसी और नए नाम के साथ लेकिन काम अगेन दुनिया भर में ऐसा होता रहा है। तो लेकिन अभी हमास ने भी रियलाइज किया है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ गजा, और फिर फ्यूचर में 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही है। और एक कितने देखें ना कि जितने कैजुअलिटीज हुई है अभी ऑफिशियली तो बताया जाता है ऑलमोस्ट 68,000 है, लेकिन जो ब्रिटिश इदारों के मुताबिक 2 लाख प्लस कैजुअलिटीज शहादतें हुई हैं और हजारों लोग हैं जो दे आर अंडर द रबल। तो बहुत सारे मुश्किलात हैं। तो मेरा ख्याल में दिस इज रिक्वायरमेंट की रेस्पाइट चाहिए। मसाइब जो मुश्किलात आई हैं जो खास तौर पर गजा के लोगों के लिए उनके लिए जरूरी है। तो ये मेरे ख्याल में कुछ लोग कुछ दो की बातें होंगी, लेकिन देखिए अगर उन्होंने हथियार रखने भी होंगे, शिकस्त तो इसराइल ने उनको दे नहीं सका, लेकिन एक डील के तहत जब वो ऐसा करते हैं आफ्टर सम टाइम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो भी आती है तो मैं भी अंदर 2 years 3 years के बाद वो रीग्रुप कर सकते हैं, किसी और नाम के साथ दोबारा आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और 2 साल मुकम्मल होने पर जो गजा में बर्बरियत है, अल जजीरा ने बड़ी जामे रिपोर्ट जो है वो जारी की है कि और आदाद शुमार भी दिए कि कितने जो हैं वो लापता हैं, कितने शहीद हुए हैं, कितने जख्मी हैं, और उसके अलावा जो जिंदा हैं वो किस कैफियत में, उन पर क्या बीत रही है। ब्रिगेडियर साहब, हमास ने ये वाज़ेह किया है कि इसराइल पर एक लम्हे के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता, जो कि दुरुस्त है। अगर उसका माजी देखें, कैदियों की रिहाई को इसराइली फौज के मरहलावार इनखला से मशरूत करना, हमास की ये हिकमत अमली कितनी मौसर है आपके नजदीक? देखिए ये मेरे ख्याल में हिकमत अमली में इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देनी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जिस तरह मैंने कहा सन इन लॉ भी इसमें है, उनके स्टीव विटकॉफ भी है, खुद उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो अभी देखें टोटल 48 इनके पास हैं और इनमें से 20 जिंदा है, बाकी डेड बॉडीज हैं। और इनके अगेंस्ट तकरीबन 2000 फलस्तीनियों ने रहा होना, और इसमें बहुत अच्छे प्रोमिनेंट फलस्तीनी भी शामिल है। तो मेरे ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको थोड़ा सा उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। और उसमें क्योंकि लास्ट टाइम भी मसला हुआ था जब वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि देखिए प्रीटेक्स्ट इजराइल को नहीं देना चाहिए। और इस बारगेनिंग में जहां आप 48 और 20 जिंदा हैं, बाकी डेड बॉडीज से वो देख अगर आप 2000 ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव स्टेप उसको मुताबिक आगे चलना चाहिए। और देखें वो 8 मुस्लिम ममालिक हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने बातचीत की थी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, और अब डायरेक्टली वहाँ पे जो बिल फैसिलिटेट कर रहे हैं, कतरीज हैं, इजिप्शियंस हैं, अब अमेरिकन भी आए। तो मेरे ख्याल में कुछ हल निकाल लें। सही, यकीनन हल निकल आएगा। ब्रिगेडियर साहब, मुज़ाकरात में हम देख रहे हैं कि हमास की जानिब से मुकम्मल जंगबंदी की ज़मानत भी मांगी जा रही है। क्या कोई मुल्क, चाहे वो कतर हो या अमेरिका हो, इसराइल हो, ये यकीन दहानी करा सकता है कि वो दोबारा गजा पर हमला नहीं करेगा? देखिए ये प्रेसिडेंट ट्रम्प करा सकता है। कोई जो मिडिल ईस्ट में अरब ममालिक से तो आप किसी किस्म का तवक्को ना रखें जी। इट इज ओनली प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो ये चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। और इस दफे जिस तरह बताया जाता है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ी इंसल्ट भी की है नेतन्याहू की, और जिस तरीके से उसको खींचा है, तो दैट्स वाई कुछ चीजें इस तरफ से चली हैं।
तो मेरा ख्याल में गारंटी भी देने वाला भी वही है, लेकिन वो मुस्लिम ममालिक है, जिन 8 ममालिक है जिन्होंने बातचीत की थी, वो प्रोएक्टिवली इस पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, कतर ने ये इंकशाफ किया कि अरब और मुस्लिम ममालिक की तजावीज़ में इसराइल ने अपनी मर्जी से तब्दीलियाँ की हैं। ये तब्दीलियाँ मुज़ाकरात के अमल पर किस हद तक जो है वो असर डाल सकती हैं, उनको मुतासिर कर सकती? देखें जी, असल में हुआ तो यही था, पहले 21 पॉइंट थे, बाद में 20 हुए और इसमें भी तब्दीलियां की गई। और वो नेतन्याहू ने, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उन्होंने कोशिश ये की थी फार राइट को मुतमईन करवाने के लिए, उन्होंने चीज़ें चेंज की। टू स्टेट सोल्यूशन का उसमें जिक्र था। अब जो 19वां पॉइंट है उसमें फलस्तीनियन स्टेटहुड की बात की गई है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई। सो दिस एक इंडिकेशन दी गई है। और तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ, और पाकिस्तान या बाकी ममालिक है, पाकिस्तान ने, कतर ने भी ऑफिशियली कहा कि भाई इसमें चीजें चेंज की गई है। लेकिन ये है, अगर हम फिर भी देखे जाए तो मेरे ख्याल में इन द इंटरेस्ट ऑफ गजा के लोगों में एक स्टार्ट लेना था, उनकी बर्बरियत को रोकना था, कत्ल आम को रोकना था। तो उसके लिए मेरे ख्याल में एक स्टेप 1 के तौर पर ये बहुत ठीक है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम दूसरी तरफ अगर भारत को देखें तो भारत की जानिब से एक बार फिर इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है और कुछ जो तज्जियाकार हैं वो दावा करें कि 2 दिन कबल भारत ने हमले की मुकम्मल तैयारी भी कर ली थी, मगर मौसम की खराबी की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो भारत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करके क्या मकासद आखिरकार हासिल करना चाहता है और बाज क्यों नहीं आ रहा है वो? जी, इनकी खाम ख्याली भी नहीं है, मतलब वो कर ही नहीं सकते हैं। वो सोच सकते हैं लेकिन उनकी जरूरत ही नहीं है, ना वो इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान पे हमला कर सकें। ये जो आजकल बातचीत हो रही है, ये रेट्रिक्स हैं, दीज आर पब्लिसिटी गैमिक्स मैं कहता हूँ। और वो है जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने का बात की, उनकी आर्मी चीफ ने बात की है, एयर चीफ तो वो कॉमेडियन है, वो तो रोजाना कोई नई कहानी लेके आता है, या उनके जयशंकर साहब ने कोई बात की है। देखिए, दे आर नॉट इन ए पोजीशन, वही चीजें उनके पास है, कोई नई चीज उनके पास आई नहीं, वही राफेल उनके पास है और राफेल को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, 4 वो गिरा के बैठे हैं। उनके पास कोई नया सिस्टम नहीं है, कोई प्रिटेक्स्ट नहीं है। देखिए, जंग लड़ने के लिए ग्राउंड रियलिटी चाहिए, हालात और वाकयात चाहिए, उसके बाद जंग होती। दुनिया तो उसको सब कुछ देख रही है, एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड। तो जंग ऐसी नहीं होती कि मैं जाके ये कर दूंगा। जहां वो कहते हैं कि सरक्रीक की बात करते हैं कि सरक्रीक में हम ये हैं, तो वहां से कराची का रास्ता जाता है, लेकिन उनको ये भी पता नहीं हम इंडिया के ईस्ट वेस्ट और साउथ के तमाम रास्ते, हम मलियामेट भी, हम वो भी कर सकते हैं। सो उनको वो भी पता है, लेकिन पब्लिक कंजम्पशन के लिए, फॉर दी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कि हम बड़े फने खान हैं, हम ये कर सकते हैं, और जिस तरीके से वो झूठ बोल रहे हैं। और वहां पे देखे, खुद इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंक टैंक से वो मानते हैं जिस तरह इनको शिकस्त हुई है, जहाज इनके गिरे हैं। तो फिर अभी देखें, बिहार के इलेक्शन 5 नवंबर को हैं, इसके बाद वेस्ट बंगाल के हैं, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस होने हैं। सो देखिए, नियर फ्यूचर में कोई चांस नहीं है, इंडिया जुर्रत भी नहीं कर सकता है। ताहम देखिए, दीन भी हमें ये कहता है, दुश्मन को कभी भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो देयरफॉर टेक प्रिकॉशंस, कुरान भी कहता है। तो तैयारियां हमारी मुकम्मल है, सियाचिन से लेकर सरक्रीक तक, जहां से भी आएंगे मार इनको बहुत पड़ेगी। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनन जी, भारत सोचे भी ना कि दोबारा कुछ इस तरह की कोई हरकत कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तैयारी जी मुकम्मल है। और यकीनन बिहार के इलेक्शन आ रहे, अपनी खिफत मिटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी तो भारत हमेशा से करता है, पुराना वतीरा है। बहुत हो रही है ना बीजेपी पर और मोदी पर, बचाना है तो वो जनाब उसको सेटल डाउन करने की, कूल डाउन करने की कोशिश है। लेकिन पाकिस्तान बता चुका है कि जनाब हमने सिर्फ मार्का हक की जो फतुहात के जश्न है वो नहीं मनाए, बल्कि हमने अगली तैयारी भी कर रखी है। खैर जनाब, इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के मजीद 131 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया है और उनमें पाकिस्तानी साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी हैं जिन्हें रिहा किया गया है। वो उर्दन पहुंच गए हैं और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अपनी एक्स ट्वीट में मुश्ताक अहमद की रिहाई की तस्दीक करते हुए कहा कि मुश्ताक अहमद इस वक्त उर्दन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में बाहिफाजत मौजूद है। जी बिल्कुल। और इसराइल की कैद से रिहाई के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो बयान भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि इसराइली दहशतगर्दी, दरिंदगी और इंसानियत सोज मजालिम की दास्तानें उन्होंने उस वीडियो में बयान की। और उन्होंने बताया कि
इसराइली बदनाम ज़माना जेल में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के कारकुनों पर कुत्ते छोड़े गए, उन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। तो उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, ये भी देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं अपने 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डेजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियाँ और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियाँ बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की अपने मुतालिबात के लिए। नो एक्सेस टू एयर, नो एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, नो एक्सेस टू मेडिकेशन, नो एक्सेस टू लायर, किसी किस्म की चीज तक हमें रसाई नहीं थी। एक बदनामी जमाना जेल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम रिहा हो चुके हैं और फलस्तीन की आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी। इस नाकाबंदी को हम तोड़ेंगे, बार बार इसके लिए जाएंगे, गज़ा को बचाने के लिए कोशिश करेंगे और जो जेनोसाइड के मुजरिम हैं उन मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। मुज़ाहिमत जारी रहेगी, अडियाला जेल से इसराइली जेलों तक फलस्तीन की आज़ादी की जिद्दोजहद जारी रहेगी और मुज़ाहिमत की जिद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रहेगी। जल्द आऊँगा पाकिस्तान और पूरी तफसील जो इस फ्लोटेला की है और इसराइली जेलों की है आपको बताऊंगा, लेकिन अपनी इस जद्दोजहद को अक्सा की आज़ादी, फलस्तीन की आज़ादी, गज़ा की आज़ादी तक जारी रखेंगे। इसराइल के खात्मे तक हमारी ये जद्दोजहद इंशाअल्लाह जारी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद, पाक फलस्तीन दोस्ती पाइंदाबाद। तो जनाब आपने देखा कि सेनेटर मुश्ताक साहब ये तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करने के बावजूद उनका जो हौसला बुलंद है और अभी भी ताज़ा तरीन इतलात ये आ रही हैं कि एक और फ्लोटीला है, कुछ और कश्तियों का काफिला है जो कि गज़ा इमदाद लेकर जा रहा था और इस गर्ज से वो ट्रैवल कर रहा था, लेकिन इसराइल की जानिब से उनका भी घेराव करके उन्हें भी अगवा कर लिया गया। जिस तरह से स्मूथ फ्लोटीला के जो इमदादी कारकुन थे इनका अगवा किया गया, फिर इन पर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया। ये तो अभी कुछ दास्तान है, आप इसे ट्रेलर समझे, आने वाले दिनों में वो मज़ीद भी बात करेंगे। सोचें, मतलब ये तो कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने आ रही है, तो वो बातें जो सामने आ रही है, जो गज़ा के अवाम ने बर्दाश्त की है मज़ालिम, उसकी तो मैं देखती हूँ कि तारीख में मिसाल नहीं मिलती जितना बुरा उनके साथ सलूक किया गया है। और यकीनन अब अगर मुज़ाकरात की बात चल रही है तो आई होप कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, खित्ते में अमन हो और इसराइल को कोई लगाम डाल सके। ये बिल्कुल मिस्र पर ही आज जो है वो सबकी नजरें लगी हुई हैं और हम जो है जनाब अमन की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बहुत जल्द जो है गज़ा में सीज फायर हो और अमन व अमान जो है वो वहाँ पर कायम हो। ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शोबिस की दुनिया की। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हर दिन हम देख रहे हैं कि कुछ नया होता है और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इस वक्त सिर्फ मुल्क में नहीं जी पूरी दुनिया में इस वक्त धूम मचा रही है। हमारे अदाकार, हमारी कहानियाँ, हमारे डायरेक्टर्स अपनी मेहनत, जज्बे और तख्लीकी सलाहियतों से ऐसा मयार कायम कर रहे हैं जिसने आलमी सतह पर भी जो नाजरीन हैं उन्हें मुतासिर किया है। ड्रामे हों या वेब सीरीज़ हों, पाकिस्तानी कहानियाँ आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के दिलों पे छाई हुई हैं, चाहे बात हो जज्बात की, रिश्तों की या मुआशरती मौज़ूआत की, तो हमारी कहानियाँ जी हर दिल को छू रही हैं। ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ नई जोड़ियां जो हैं खबरों की जीनत बन रही होती हैं, तो कभी किसी ड्रामे का जो अंजाम है, आगाज़ बहुत अच्छा होता है लेकिन अंजाम जो है वो तवक्कुआत के बरक्स होता है, वो भी देखने वालों को ज़रा थोड़ा सा हैरत में मुब्तला करता है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, रिलीज़ होने वाले ड्रामाज होते हैं और आने वाली फिल्मों पर गपशप भी जनाब हो रही होती है। तो मेरा ख्याल है इसी का आगाज़ करते हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब के साथ। हारून, गुड मॉर्निंग टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले ड्रामा सीरियल बिरयानी, जहाँ पर हम देख रहे हैं नाजरीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वहीं गुलमोहर, मिरान और हारून की उम्र का हिसाब किताब भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब ये चल क्या रहा है और क्या स्क्रिप्ट राइटर्स और डायरेक्टर्स को कहानी पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत थी, आपको लगता है? जी बिल्कुल इसी तरह ही है और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा ये जो एपिसोड जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे गुलमोहर जो है वो पहली बार बैठकर अपनी ज़िंदगी का खुलासा करती है और जो बताती है वो निसा को कि किस तरह उसकी शादी किस उम्र में हुई, वो किस तरह जो है मुख्तलिफ ज़िंदगी के मराहिल से गुजरती रही और कहीं जो है वो जब हिसाब किताब नाज़रीन ने बैठकर जोड़ा
तो कोई जो है कैरेक्टर जो कि बहुत छोटा स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो 40 साल का बनता था, जो स्क्रीन पे 40 साल का नजर आ रहा है वो 18 साल का बनता था। तो जफर मिराज साहब जो कि राइटर हैं, उन्होंने शायद कहीं हिसाब किताब में गड़बड़ की और वो कहानी कुछ साथ जुड़ी नहीं। या हारून, ये वो सूरत हाल तो नहीं होगी? कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी, लड़कियां भी होती हैं जो हर साल 21वीं बर्थडे मनाती हैं तो वो मैच नहीं हो रहा की जिंदगी में भी। बिल्कुल, सरवत गिलानी जो किरदार अदा कर रही है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और फिर इंटरेस्टिंग बात ये हुई महम कि जब वो YouTube के ऊपर उन्होंने जब ये एपिसोड डाला तो उसमें से उन्होंने वो पूरा चंक एडिट करके निकाल दिया। तो जाहिर है कि उनको भी अंदाजा हो गया कि भंड हो गया है, तो उन्होंने जो है वो उसको कट आउट कर दिया। लेकिन ये चीजें जो है ये डायरेक्टर को और राइटर को पहले हारून, आप अंदाजा लगा के, जरा मोहतात अंदाजा लगा के बताइए ये इस इक्वेशन में से निकलना क्या? मेरे ख्याल में ये उम्रों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपकी उम्र उतनी होती है जितनी स्क्रीन पे नजर आ रही है, तो इसको कहानी को यहीं तक रहने देना चाहिए। और बदर महमूद जिन्होंने पहले कभी मैं कभी तुम जैसा सुपर हिट ड्रामा दिया है, वो इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं। और जफर मिराज भी काबली पलाव लिख चुके हैं, तो हम जानते हैं कि इन दोनों की काबिलियत पे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी जो अटेंशन टू डिटेल उसकी जरूरत रहती है। सही। अच्छा, अब सबा कमर की बात ना और ड्रामा की बात हो रही है, और वो बड़ी खूबरू अदाकारा भी हैं, और एक लंबे वक्फे के बाद हम देख रहे हैं कि फिर से ड्रामों में नजर आ रही हैं। पहले हम देख रहे थे केस नंबर 9 ने नाजरीन की तवज्जो बहुत हासिल की, और अब इस हफ्ते उनका नया ड्रामा पामाल जिसकी पहली किस्त आ गई है, इस पर नाजरीन का क्या रद्द अमल आ रहा है, क्या कह रहे हैं, क्या रिव्यूज हैं? दूसरी किस्त भी आ चुकी है जी, सबा कमर भी हैं इसमें, और अब उस्मान मुख्तार हैं इसमें, और हारिस वहीद एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो ड्रामा जो है वो मैं बड़ा एक्साइटेड था। हम काफ़ी अरसे से इसके ट्रेलर्स वगैरह देख रहे थे। मरी में शूट हुआ हुआ है, इस्लामाबाद में शूट हुआ हुआ है, तो लोकेशंस बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहा हूँ। ये पहली 2 किस्तें जो हैं ये बिल्कुल अपना तासुर कायम करने में कामयाब नहीं हुई। जो है केस नंबर 9 जो है वो पहली ही किस्त से, बल्कि पहले ही सीन से जो है वो नाज़रीन को चक्कर लिया था उसने। तो ये जो ड्रामा है ये कुछ थोड़ा सा इसका वीक ओपनिंग रहा है, और सबा जो है वो भी उस कैरेक्टर में कुछ जची नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो एक बहुत ही शौक चंचल अल्लड़ सी लड़की, इमेच्योर सी उसका किरदार है, जो सबा के लिए मेरा ख्याल में अब चैलेंजिंग नहीं रहा है। वो एक बहुत सीजन, बहुत मंजी हुई अदाकारा है, तो उनको कोई ऐसा कैरेक्टर मिलना चाहिए था जिसमें उनको अपनी अदाकारी का जोहर दिखाने का मौका मिले। तो वो जंजबील का लिखा हुआ स्क्रिप्ट, और ये आपको याद होगा जंजबील इससे पहले ये डाइजेस्ट राइटर के नाम से भी एक लिख चुकी हैं। तो इधर भी सबा जो है वो एक राइटर हैं, राइटर बनना चाहती हैं। सिर्फ इंटरेस्टिंग जो इस ड्रामे की पहली 2 एक साथ में मुझे चीज़ लगी, वो जब इसका ओपनिंग सीक्वेंस है तो उसमें AI का इस्तेमाल किया गया। एक अवार्ड फंक्शन है जिसमें जितनी बैठी हुई ऑडियंस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्रिएट की गई है। आई थिंक चैट GPT को कमांड देकर उन्होंने कहा होगा कि जी पाकिस्तानी अवार्ड शो के कोई ऑडियंस के शॉट्स बना दें, तो उन्होंने वो बना दिए। वो बड़े इंटरेस्टिंग शॉट्स लगते हैं। तो ये एक नई जहत है जो पाकिस्तानी ड्रामों में आ रही है। तो अगर AI का इस्तेमाल बढ़ता गया तो फिर हम देखेंगे कि अदाकारों का अदाकार भी AI होंगे, रह जाएगा, AI होंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो पाकिस्तानी ड्रामों तक पहुंच चुकी है। तो पामाल को देखते हैं जी आगे किस तरह चलता है। लेकिन अभी मैं यही कहूंगा कि मेरे ऊपर कोई खास तासुर इस ड्रामे ने नहीं छोड़ा है। लेकिन ड्रामा सीरियल पामाल का जो OST है वो बड़ा मकबूल हो रहा है। आपको किस हद तक पसंद आया? बिल्कुल जी, वो ड्रामे का OST जो है वो खास तौर पे मैं इसीलिए चाह रहा था कि आज हम अपने नाजरीन के साथ भी शेयर करें। वो बहुत मजे का है, थोड़ा सा जरा दुखी सा और कुछ सैड सॉन्ग्स के जॉनरा में है, लेकिन यह है कि कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए। ड्रामा सीरियल शेयर की बात करें कि इख्तिताम जनाब हो चुका है उसका, सिनेमा में जनाब वो देखा गया किस तरह से। फलक भी थे, सारा भी थी, दानिश भी थे। तो ये बताएं कि जो तवक्कुआत थी ऑडियंस की उसके मुताबिक था इसका एंड, या फिर कुछ और होना चाहिए था? नहीं जी, तवक्कुआत के मुताबिक ही था सब कुछ। जो है ऑल वेल दैट एंड्स वेल के हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। शेर का किरदार जो है वो उसने अपना बदला ले लिया जो उसके दुश्मन थे। बदले के नौयत के हिसाब से आप कुछ कह सकते हैं कि जी उन्होंने कुछ बहुत ही गैर इंसानी किस्म का जो है वो सलूक किया अपने दुश्मनों के साथ। तो लेकिन यह है कि जाहिर है कि उन्होंने अपने बाप के कत्ल का बदला लेना था, तो जज्बातियत भी थी उसमें। और दानिश जो है वो इस किस्म के इंटेंस शिद्दत पसंद जो किरदार होते हैं वो बड़ी खूबसूरती से अदा करते हैं। उनके ड्रामों को आप देखें यक के बाद दीगरे, उनका एक खास स्टाइल है, एक खास जॉनरा है। ही इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन, वेल ड्रेस्ड, और वो अपने जो उस मोल्ड में हैं उसी में रहते हैं। तो शेर की मकबूलियत बहुत ज्यादा रही। TRPs के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा इस
अरसे का यही शेर ड्रामा ही था और फिर इसी वजह से सिनेमा में लास्ट किस लगाने का तहैया किया गया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दानिश को अपने आप को चैलेंज करने की ज़रूरत है। जंजबील का लिखा हुआ ये स्क्रिप्ट जो था बहुत ज़्यादा कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं था किसी भी एक्टर के लिए। इसी तरह जो है वो S47 की डायरेक्शन हम देखते आ रहे हैं, बिस्मिल, शेर, ये ड्रामे जो हैं ये उसी कमरों में घूमते रहते हैं, उन्हीं किरदारों की आपस की कहानियां होती हैं, कभी लोकेशंस चेंज नहीं होती। तो अगर थोड़ा सा ये हो जाए तो शायद दोनों डायरेक्टर को, राइटर को और एक्टर को भी तीनों को जो है वो अपने नए नए अंदाज जो है वो एक्सप्लोर करने की मिलेगी। सही, ज़बरदस्त। आप लुक्स की बात कर रहे थे तो हम फैशन को कैसे भूल सकते हैं, और पाकिस्तानी फैशन डिज़ाइनर हुसैन की हम बात करें तो पेरिस फैशन वीक में बहुत उन्होंने धूम मचाई है। तो क्या पाकिस्तान का जो फैशन है ग्लोबल फैशन मार्केट में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो रहा है? आई थिंक बिल्कुल हो रहा है। बड़ा अच्छा आपने माम ये मौजू छेड़ा है। हमें पता है कि हुसैन रिहार का अभी जो है वो लास्ट वीक ही पेरिस फैशन वीक में उनको जो है वो छाए रहे हैं, उनके डिज़ाइंस, उनका जो रैम के ऊपर मॉडल्स का वॉक था, जो कपड़े उन्होंने डिस्प्ले किए वहाँ पर, पाकिस्तान के कारीगरों का जो हुनर है वो अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है। मैंने हिंदुस्तान जाकर भी वहाँ का काम देखा हुआ है जो फैशन के हवाले से किया जाता है। कढ़ाइयों की जो फिनेस, मटेरियल का जो बेस्ट इस्तेमाल पाकिस्तान के डिज़ाइनर्स कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इवन हिंदुस्तान में जो टॉप ऑफ द लाइन डिज़ाइनर्स हैं वो भी उस किस्म का काम करते हैं। तो हुसैन रिहार को फुल मार्क्स। हम हुसैन की बात करें, हम रास्ता की बात करें, हम दूसरे पाकिस्तान, फराज मिनान अभी इंटरनेशनली गल्फ वगैरह में काम करके आए हैं, तो हम किसी भी पाकिस्तानी डिज़ाइनर की बात करें, जब भी उनको मौका मिलता है इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज के ऊपर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करने का, पाकिस्तानी आर्टिजन्स, क्राफ्ट्समैन की तरफ तवज्जो दिलाने का, तो बहुत खूबसूरती से करते हैं। ब्लैक, वाइट एंड रेड, ये तीन कलर हुसैन रिहार की रैम्प के ऊपर जो हैं वो प्रिडोमिनेंट रहे, और यही कलर मेरे ख्याल में अगले सीजन में भी हमें नजर आएंगे कि शादियों में और मुख्तलिफ फॉर्मल ट्रेंड बन जाएगा, फैशन बन जाएगा। ऐसा ही है। आपके लिए टिप है ये खास तौर पे। बस ठीक है, मैं अब यही ट्रेंड फॉलो करने वाली हूं। हारून, आज फिर जनाब जिक्र कर लेते हैं लेजेंडरी अदाकार जावेद शेख साहब का भी। उनकी जनाब सालगिरह, तो हमारी तरफ से भी उन्हें सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। उनके शानदार करियर पर और यादगार किरदारों पर जो उन्होंने सरहद पार भी काम किया, किस तरह से आप ट्रिब्यूट पेश करेंगे, किस तरह उन्हें विश करेंगे? बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद उनको, सालगिरह मुबारक हो शेख साहब को। शेख साहब इज़ दी ओजी पिंडी बॉय जी, वो पिंडी के हैं, और वो जो है वो 1974 में पहली फिल्म आई थी, उन्होंने लॉन्च ही अपना आपको फिल्म से किया था, धमाका का नाम था फिल्म का, और वो इब्न सफ़ी साहब की लिखी हुई, जिनकी इमरान सीरीज़ एक किताबों का सिलसिला हुआ करता था, उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट था। तो जावेद शेख ने वहाँ से अपने करियर का आगाज़ किया, पिंडी से उठे और फिर उसके बाद छा गए जी। इतना लंबा करियर, 100 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं। तो जावेद शेख साहब के बगैर हमारी मीडिया इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री नहीं कहूँगा सिर्फ, हमारी मीडिया इंडस्ट्री जो है वो मुकम्मल नहीं होती। उसकी कहानी अनकही हो, परछाइयाँ हो, फिर अभी आप देखें कि आज भी जो भी कोई नया ड्रामा बनता है उसमें शेख साहब की मौजूदगी जरूरी होती है। हम कल पिछले हफ्ते जमा तकसीम की बात कर रहे थे, उसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पहले कभी मैं कभी तुम में, उसमें भी जनाब का कभी मैं कभी तुम में बहुत खूबसूरत किरदार अदा किया। जावेद साहब से मुलाकात रही है, बड़ी बाओ बहार शख्सियत, आज भी उनको देख के कोई नहीं कह सकता कि उनकी एनर्जी जो है वो किसी नौजवान से कम है। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने उनके ऊपर और बहुत ही प्लेजेंट सी पर्सनालिटी है। अच्छा हारून, हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि दुनिया वाकई बदल रही है, और अब ब्यूटी पेजेंट्स के हवाले से हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक नया सितारा चमकने जा रहा है, और वो भी हमारे खित्ते से। तो पहली बार हम देख रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की एक बाहिम्मत, बावकार और बाकमाल दुशिज़ा आलमी मुकाबला हुस्न में मिस यूनिवर्स के तौर पर जी नुमाइंदगी करने जा रही हैं। तो ये कितना खुशाइंद है। जी बिल्कुल, सारे इस वक्त देख रहे हैं, खबरें आना शुरू हो गई हैं। अगले महीने जो है ये मुकाबला होने जा रहा है थाईलैंड में, और मरियम मोहम्मद जो हैं वो पहली दफ़ा यूएई से, यूएई की एक्चुअल सिटीजन जो हैं वो वहाँ से हिस्सा लेने जा रही हैं। वो मिस यूनिवर्स यूएई तो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी हैं, फैशन मॉडल भी हैं, इकोनॉमिक्स भी उन्होंने पढ़ी हुई है, आजकल फैशन पढ़ रही हैं, लेकिन वो यूएई को रिप्रेजेंट करेंगी अगले माह थाईलैंड में। और इससे पहले एक दफ़ा यूएई की जो मिस यूनिवर्स थी वो जाकर रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, लेकिन वो कोसोवन ओरिजिन की खातून थी जो कि यूएई में मुकीम थी। तो वो जो थी वो डेब्रा वो पहले कर चुकी हैं, लेकिन यूएई की अपनी जो नेशनल हैं
मरियम मोहम्मद, वो अगले माह जो है वो थाईलैंड में मिस यूनिवर्स के मुकाबले में हिस्सा लेंगी। मिला जुला सा रद्द अमल आ रहा है इस वक्त। कुछ लोग इसको बहुत खुशाइन करार दे रहे हैं कि ये एक नए तरीके की जो तहजीब है उसको रोशनास कराने की कोशिश है, जबकि दूसरी तरफ लोग कुछ एतराज़ भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने मरियम की प्रोफाइल देखी है, वो हमेशा जो है वो अपनी जड़ों के साथ, अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये अच्छी चीज़ मुझे नज़र आई एंड आई एम श्योर कि जब वो जो भी कॉस्ट्यूम्स वगैरह पहनेंगी उसमें भी यूएई की तहजीब की और उसकी रिवायत की झलक नज़र आएगी। चलें, आई होप कि वो अगर इस मुकाबले में उतरे तो वो जीतें भी। हारून, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने सारे इंडस्ट्री के गॉसिप्स भी ले लिए हैं, ड्रामास की बात कर ली है, कौन सा ड्रामा जी बहुत अच्छा चल रहा है और किसको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और जी मिस यूनिवर्स भी अब मुकाबले में जा रही हैं तो आई होप कि वो जीत कर ही आएँ। और अभी जी प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और हमने जी फैशन की बात कर ली, सेहत की बात कर ली है, मईशत की बात कर ली है, हर तरह की बात कर ली है। दिमागी सेहत की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। दिमागी सेहत के मौज़ूआत पर जी आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी दिमागी कैफियत है जो सुनने में तो पेचीदा सी लगती है, मगर दुनिया भर में लाखों लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हो रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान की सोच, जज्बात और रवैये को इस हद तक मुतासिर करती है कि मरीज़ के लिए हकीकत और ख़यालात में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। इसी सिलसिले में स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से हम पहले इसकी अलामात पर भी बात कर चुके हैं। आज के सेगमेंट पे हम जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और मुमकिन इलाज किया जा सकता है। तो आज अपने सेगमेंट को कंप्लीट करेंगे उसके दूसरे पार्ट को। तो जनाब माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। स्किज़ोफ्रेनिया की असल वजूहात क्या हैं, आज हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। क्या ये पैदाइशी बीमारी है या फिर ये वक्त के साथ पैदा होती है? जी थैंक यू सो मच। पिछली दफ़ा हमने इसकी अलामात के बारे में बात की थी, आज हम वजूहात और इसके इलाज पे बात करते हैं। देखिए, मेंटल इलनेस में ना वजूहात कोई इतनी 2+2 4 नहीं होती। जिस तरह टीबी की बीमारी में क्या होता है, टीबी का बैक्टीरिया गया, आपको टीबी हो गई। नफ्सियाती बीमारियों में बहुत सारे अवामिल होते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि ये जेनेटिक बीमारी है। ख़ानदान में शादियाँ करने से इस बीमारी का जीन पकता रहता है। फिर जीन और इन्वायरमेंट जब मिलते हैं कि एक ख़ानदान में 4 बच्चे हैं, चारों में वो जीन आया है, माँ और बाप में से एक को स्किज़ोफ्रेनिया था, चारों को स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होगा। फिर इन्वायरमेंट रोल प्ले करेगी। बीज सब में है, जिसको खाद मिलेगी, पानी मिलेगा, रोशनी मिलेगी, यानी कि इन्वायरमेंट फेवरेबल होगी, वो जीन बीमारी में बन जाएगा। अब वो इन्वायरमेंट क्या होती है? वो इन्वायरमेंट होती है कि पुअर पेरेंटिंग थी, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, चाइल्डहुड ट्रॉमा था, माइग्रेशन थी। माइग्रेशन बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है टीन एज में कैनबिस यूज। जो आजकल ये 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे चर्स का इस्तेमाल करते हैं, आइस का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप में जीन मौजूद है तो ये स्किज़ोफ्रेनिया होने का इम्कान 6 गुना तक बढ़ा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जीन और सब्सटेंस यूज जब मिलेगा तो आपका वो बीज जो बीमारी का है वो दरख्त बन के ही दम लेगा। सही। अच्छा, जैसे कि आपने बताया भी कि ये जेनेटिकली भी हो सकती है ट्रांसफ़र आगे, और जिस तरह से कोई भी फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, कोई चाइल्ड ट्रॉमा भी हो सकता है। इसका कोई हल है? इससे कैसे बचा जा सकता है? और अलामात की तो हमने बात कर ही ली थी, लेकिन इससे निकलना अब कैसे है? अच्छा, अब ये बात बहुत अहम है। मेरी आज की ये जो हमारी आज के एपिसोड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के मिथ्स क्लियर करने के लिए। सबसे पहले तो ये याद रखें कि दिमागी और नफ्सियाती बीमारियों का भी उसी तरह इलाज होता है जिस तरह जिस्मानी बीमारियों का होता है। लोग ये बड़ा गलत समझते हैं कि दिमागी बीमारियां विल पावर से ठीक होती हैं, सिर्फ बातचीत से ठीक होती हैं। मेरे पास जब मरीज आते हैं, मैं कहता हूँ भाई आपने ऐनक लगाई हुई है ना, सारी उम्र के लिए लगाई हुई है, ऐनक के बगैर देख नहीं सकते। तो आंख तो दिमाग से कम इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसकी सपोर्ट को आप तैयार हैं सारी जिंदगी ऐनक लगा के, दिमाग के लिए दवाई को तैयार नहीं। तो ये समझ लें कि स्किज़ोफ्रेनिया भी शुगर की तरह की बीमारी है, ये मैनेज होती है, क्योर नहीं होती। अब अगर 1 या 2 गोलियां खा के आप सारी उम्र नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो फोकस इसको मैनेज करने पे रखें, ठीक करने पे ना रखें। सबसे पहली बात तो ये। फिर ये देख लें कि इसके इलाज में भी कुछ दवाई का रोल है, कुछ फैमिली सपोर्ट का रोल है, कुछ सोसाइटी का रोल है, पूरा एक पैकेज है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शुगर के मरीज का होता है। शुगर का मरीज भी खाली दवाई या इंसुलिन से ठीक नहीं होता, उसको पूरा एक लाइफस्टाइल चेंज लाना पड़ता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज का भी एक पूरा स्पेक्ट्रम है जिसमें हम आज बात करेंगे।
डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें, क्या ये जहनी दबाव, स्ट्रेस या बचपन के सदमे, ट्रॉमा से भी कोई स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है आप? देखिए, ये बात मैंने पहले भी कर ली कि जीन मौजूद है तो ये चीज़ें उस जीन को वो इन्वायरमेंट देंगी कि वो जीन एक्सप्रेस हो जाए। इट्स नेचर एंड नर्चर बोथ। सही। जिस तरह मैंने कहा ना कि बीज आपने बो दिया है, हर बीज दरख्त नहीं बनता। सही। सो हर बीज स्किज़ोफ्रेनिया का दरख्त नहीं बनता। हम सारों को बहुत सारे ट्रॉमाज आते हैं, सबके यहाँ प्रॉब्लम होती है, सब कुछ स्किज़ोफ्रेनिया नहीं होता। सो रिमेंबर, इट्स जीन एंड एनवायरनमेंट। ओनली थिंग जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो ये है कि हम खानदान में शादियां ना करें, हम अर्ली एज में चर्च का इस्तेमाल ना करें, हम पेरेंटिंग पे बेहतर तरीके से फोकस करें। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसामा साहब, जैसे कि आपने एक्सप्लेन भी कर दिया कि जेनेटिकली भी होती है, इन्वायरमेंटल इशू भी होते हैं, एक्सटर्नल कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जो असरात पैदा कर सकती हैं, तो किस एज में ज़्यादा चांसेस हैं कि इस चीज़ का शिकार हुआ जा सकता है? अगर जेनेटिकली नहीं है तो आउटर जो रिजल्ट्स हम देखते हैं, जो मुआशरा देखते हैं, सोसाइटी देखते हैं, उसके क्या इफेक्ट या इम्पैक्ट की वजह से भी इंसान इस चीज़ का शिकार हो सकता है? जी देखिए, मैंने कहा ना, माइग्रेशन इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। आप में स्किज़ोफ्रेनिया का जीन मौजूद है, आप माइग्रेट कर गए हैं, वहां भी हालात अच्छे नहीं हैं, वो जीन दरख्त बन जाएगा। दूसरा, 25 से 35 साल वो एज है जिसमें मैक्सिमम लोग इसका शिकार होते हैं। सो ये एक एज ब्रैकेट है, 25 से कम में भी हो सकते हैं, 35 के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन इस एज में ये हाई रिस्क एज है। तो अगर जेनेटिक हिस्ट्री भी है, आपने जवानी में चर्स भी पी है, सो ये वो एज ब्रैकेट है जिसमें बीमार होने का इम्कान बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किज़ोफ्रेनिया के दौरान जो मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करवाई जाती हैं, क्या उनके कोई साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले? अच्छा, आप लोग भी ना पहले साइड इफेक्ट पे जंप कर गए हैं, पहले इफेक्ट की बात कर लेते हैं कि इसका इलाज किस तरह है। देखिए, सबसे पहले तो ये याद रखें कि जब पहला फर्स्ट एपिसोड साइकोसिस आती है, और ये मैं एक आप लोगों को बड़ा एक अहम बात बताने लगा हूं कि ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस इज न्यूरोटॉक्सिक। कि आज आपका हकीकत से राब्ता कटा है और आपने 6 महीने के बाद डॉक्टर को दिखाया है तो बहुत सा डैमेज डन, दैट्स इज डन। और तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी 3-3, 6-6 महीने, साल तक ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस का टाइम है कि मरीज को डॉक्टर तक पहुंचने में इतना अरसा लग जाता है। तो सबसे पहले तो हमारी आज की बातचीत का मकसद भी यही है कि इस टाइम को कम करें। अगर आपको नजर आता है कि कोई खुद से बातें कर रहा है, लोगों पे शक कर रहा है, उल्टी बातें कर रहा है, तो उसको फौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि जल्दी इलाज शुरू। अब आते हैं इलाज के फेजेस। सबसे पहले एक्यूट साइकोटिक फेज में हमारी कोशिश होती है कि हम पेशेंट को दाखिल करें। अब दाखिल करने की 4 वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह तो ये होती है कि इस बीमारी की सबसे बड़ी अलामत है मरीज खुद को बीमार नहीं समझता। वो खुद को बीमार नहीं समझता तो वो दवाई नहीं खाएगा, तो दवाई खिलाने के लिए भी, एक गोली देने के लिए भी दाखिल करना पड़ता है। दूसरी चीज है रिस्क। अगर मुझे ये यकीन है कि आप मेरे खिलाफ हैं, मुझे मार देंगे तो मैं आपको मारूंगा। मुझे यकीन है कि घर वाले मुझे जहर डाल के दे रहे हैं पानी में तो मैं उनको नुकसान पहुंचाऊंगा। मुझे जो कानों में आवाजें आती हैं वो कुछ करने का, गलत करने का हुक्म दे सकती हैं। तो रिस्क कम करने के लिए भी दाखिल करना पड़ता है। तीसरी जो सबसे अहम चीज है, घर वालों से अलग करना पड़ता है। घर वाले होते हैं जज्बाती, उनमें बीमारी का जरासीम भी होता है और वो मरीज को कन्विंस कर रहे होते हैं, नहीं ये तुम्हारा ख्याल है, ऐसे नहीं है, तुम्हें जो आवाजें आ रही हैं। तो वो जितना कन्विंस करते हैं बीमारी उतनी बढ़ती है। तो घर वालों से अलग किए बगैर दवाई भी पूरी तरह काम नहीं करती। तो ये 3 रीजन हैं कि बेहतर है कि मरीज को दाखिल करा दिया जाए और तरक्की याफ्ता ममालिक में मरीज को सेक्शन कर दिया जाता है, उसकी मर्जी के खिलाफ उसको दाखिल किया जाता है और रिपेयर मेंटेनेंस करके घर वालों के हवाले किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो घर वालों को एफर्ट करनी पड़ती है, घर वालों और डॉक्टर को मिल के पेशेंट को उसकी मर्जी के खिलाफ दाखिल करके इलाज शुरू करना होता है। ये दुनिया की उन बहुत चंद बीमारियों में से एक है जिनमें कानून इजाजत देता है कि मरीज की मर्जी के खिलाफ उसका इलाज करें। सही, तो हमने अलामात भी जान ली, वजूहात भी जान ली और इसका इलाज भी जान लिया। डॉक्टर उसामा हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का शुक्रिया। और यकीनन जो दिमागी सेहत है ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर तवज्जो देने की। और हर वीक हम डॉक्टर उसामा के साथ डिफरेंट मौज़ूआत पर, दिमागी तौर पर ये जो दिमागी सेहत है इस पर डिस्कशन भी इसलिए करते हैं ताकि जितनी ज़्यादा हो सके अवेयरनेस हो। आजकल हम देख रहे हैं नौजवानों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नशावर अद्वियात या चीज़ें इस तरह की जितनी तेज हो गई है ना, ये मसाइल भी उतने बढ़ चुके हैं। मसाइल भी उतने बढ़ रहे हैं। तो ये जितने मसाइल बढ़ रहे हैं, उसी तरह इन मसाइल पर बात करने की भी उतनी ही ज़रूरत है। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि जितना हो सके हम इस पर बात करें ताकि लोग जो समझते हैं कि जी डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, यस इटसेल्फ ये एक बीमारी है, इसका हल भी जरूरी है, इलाज भी मुमकिन है, ताकि इस टैबू को तोड़ा जाए सोसाइटी के अंदर। तो जनाब आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं।
कारोबार शुरू करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि पंजाब में कारोबार करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो चुका है। हुकूमत पंजाब ने ई बस पोर्टल का आगाज कर दिया है, जिसके जरिए 30 मुख्तलिफ कारोबारों के लिए NOC हासिल करना अब सिर्फ चंद क्लिक्स का खेल बन चुका है। वाह वाह वाह, यानी कि एक क्लिक करें और हम भी कारोबार कर सकते हैं। हाँ। ना आपको दफ्तर जाना पड़ेगा, ना फाइलें जमा करवानी पड़ेंगी, ना कोई कागजी कार्रवाई। अब सारा अमल डिजिटल होगा और तेज़ और शफाफ होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि ये कदम जी कारोबारी तबके के लिए बहुत बड़ी सहूलत होगा, जबकि PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को दिसंबर तक तमाम सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन करने का भी टास्क दे दिया गया है। तो अब कारोबार जी बहुत आसान होगा, बस ई बस पोर्टल पर क्लिक करेंगे और आप कारोबार कर सकते हैं। बड़ा जबरदस्त बिल्कुल जी, ये तो बड़ा आसान हो गया और लोगों का हमेशा ये मुतालबा होता था कि वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, जाएं और हमारे जितनी डॉक्यूमेंटेशन है वो मुकम्मल हो जाए। आपको जो चीज़ें चाहिए, जो सर्टिफिकेट हम जमा कराने को तैयार हैं, लेकिन हमें एक जगह पर कहीं बुला लिया जाए, एक छत के नीचे। ये नहीं कि हम कभी उस दफ्तर में जा रहे हैं, कभी उस दफ्तर में। तो जनाब वाला बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। और इसके अलावा हमारा उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। कोई सेगमेंट अगर आपसे गलती से मिस हो गया, इत्तफाकन मिस हो गया, तो जनाब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारे आपके लिए ही हैं। वहाँ पर ये सारी चीज़ें अपलोड होती हैं, आप बाकायदा वहाँ पर देख सकते हैं, जाकर उन्हें पसंद कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कमेंट की सूरत में, और पसंद आने की सूरत में जनाब उसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, कल दोबारा मुलाकात आपसे होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।